सुप्रभात मित्रों। आज है 31 जुलाई 2022। तो दोस्तों यूपीएससी प्रीलिम्स 2023 के लिए अभी भी 10 महीने का टाइम बचा हुआ है। तो दोस्तों डेली की तरह आज हम आने वाले आगामी परीक्षाओं के लिए ज़रूरी करंट अफेयर्स के टॉपिक्स का एनालिसिस करेंगे। ठीक है फ्रेंड, चाहे वो परीक्षाएं चाहे जो हों जिसमें करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी परीक्षाओं के लिए ये सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो दोस्तों आज का टॉपिक है, हम उस टॉपिकों को विस्तृत देख लेते हैं दोस्तों। तो एक बार देख लेते हैं। तो दोस्तों फर्स्ट टॉपिक है हमारा नेशनल एंटी डोपिंग एक्ट 2021। इस पर हम विस्तृत एनालिसिस करने वाले हैं फ्रेंड। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है दोस्तों वेयर हाउसिंग एक्ट अमेंडमेंट, यानी वेयर हाउसिंग एक्ट में जो अमेंडमेंट किया गया, संशोधन किया गया है दोस्तों, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक होने वाला है थर्ड टॉपिक दोस्तों कॉफ़ी प्रमोशन एंड डेवलपमेंट बिल, इसके बारे में 2022। ठीक है फ्रेंड, सॉरी फ्रेंड। तो कॉफ़ी प्रमोशन एंड डेवलपमेंट बिल 2022 के बारे में हम लोग एनालिसिस करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है क्रिप्टो जैकिंग क्या है। ठीक फ्रेंड। फिफ्थ हमारा होने वाला है एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड अवार्ड 2022, इसके बारे में हम लोग विस्तृत पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है दोस्तों 44th चेस ओलंपियाड तमिलनाडु में। ठीक है दोस्तों, इसका आयोजन हो रहा है भारत के। तो दोस्तों इसके बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक होने वाला है दोस्तों तो कॉमनवेल्थ स्पोर्ट 2022 और 8th हमारा मुख्यमंत्री नाश्ता योजना तमिलनाडु। तो ये हमारे पर्टिकुलर टॉपिक है दोस्तों, जिसको हम प्रॉपर तरीके से पढ़ने वाले हैं, एनालिसिस करने वाले हैं। तो ठीक है फ्रेंड, चलते हैं हम अपने फर्स्ट टॉपिक नेशनल एंटी डोपिंग एक्ट 2021 की ओर। तो दोस्तों बता दें कि जो ये डोपिंग एजेंसी है हमारी लोकसभा ने, यानी लोकसभा यानी जो पार्लियामेंट है हमारी दोस्तों, तो लोकसभा ने राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी और राष्ट्रीय डोप जांच प्रयोगशालाओं के कामकाज को कानूनी स्वरूप प्रदान करने के लिए संबंधी राष्ट्रीय डोपिंग रोधी विधेयक 2021 को बुधवार को दोस्तों मंजूरी दी दी है। तो यानी जो लोकसभा है लोअर हाउस, उसमें दोस्तों राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी और राष्ट्रीय डोप जांच प्रयोगशालाओं के कामकाज को कानूनी स्वरूप देने के लिए दोस्तों तो जो राष्ट्रीय डोपिंग रोधी विधेयक है उसको मंजूरी दे दी है। बुधवार के दिन ये दिया गया है। निचले सदन में विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए केंद्रीय युवा एवं खेल मंत्री अनुराग ठाकुर जी ने कहा है, यानी जो हमारे केंद्रीय युवा और खेल मंत्री हैं वो अनुराग ठाकुर जी ने कहा है। क्या कहा है उसके बारे में देखते हैं। जो निचली हाउस है यानी पार्लियामेंट, जो लोकसभा पार्लियामेंट की जो मतलब कि निचली हाउस होती है, लोअर हाउस होती है, उसे लोकसभा कहते हैं। तो ये जो बिल है दोस्तों ये लोकसभा में मंजूरी मिली है इसे, यानी नेशनल एंटी डोपिंग बिल को लोकसभा में मंजूरी मिली है। तब जब मंजूरी मिलने के बाद अनुराग सिंह ठाकुर जी ने क्या कहा है, जो केंद्रीय युवा एवं खेल मंत्री हैं, उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय डोपिंग रोधी विधेयक से न सिर्फ खेल और खिलाड़ियों को मदद मिलेगी बल्कि आत्मनिर्भर भारत को भी बल मिलेगा। उन्होंने ये कहा दोस्तों कि ये जो विधेयक पास हुआ है इसके थ्रू राष्ट्रीय डोपिंग रोधी विधेयक से जो खेल में खिलाड़ी मतलब खेलते हैं उनको हेल्प भी मिलेगी, इसके साथ भारत सेल्फ डिपेंड भी होगा। ठीक है, आत्मनिर्भर भी भारत बनेगा। तो बताते चले उन्होंने ये बात कही कि 2008 में राष्ट्रीय डोप टेस्ट लेबोरेटरी NDTL बनाई गई थी, यानी भारत में दोस्तों राष्ट्रीय डोप टेस्ट लेबोरेटरी बनाई गई थी NDTL 2008 में। ठीक है फ्रेंड। तो इसमें कुछ नियम भी बनाए गए थे लेकिन इसे वैधानिक दर्जा नहीं मिल पाया था। आपको बताते चले दोस्तों 2008 में इंडिया में राष्ट्रीय डोप टेस्ट लेबोरेटरी NDTL, जिसका शॉर्ट फॉर्म है दोस्तों, बनाई गई थी, जिसे संवैधानिक दर्जा नहीं मिला था। ठाकुर जी का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शन बेहतर न करने के कारण इसके कुछ मानदंडों में मतलब कि ये जो NDTL है वो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर अच्छे बेहतर नहीं कर पाई थी, वो परफॉर्मेंस नहीं कर पाई थी, और इसके मानदंडों में क्या थी, जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल के मानदंड है उनमें कमियां रह गई थी NDTL में। ठीक है फ्रेंड। तो जिसके कारण इसे मतलब कि संवैधानिक दर्जा नहीं प्राप्त हुआ था। ठाकुर जी का ये भी कहना है कि NDTL को विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी वाडा ने, यानी जो वाडा है इस टाइम वाडा ने विश्व डोपिंग एजेंसी रोधी एजेंसी वाडा है, उसने NDTL को अब मान्यता दी है, जिसे ठीक है दोस्तों अब जाकर के मान्यता दी है। तो उन्होंने कहा कि जिससे 2019 में वैश्विक मानदंडों पर खरा नहीं उतरने की वजह से रोक दिया गया था। बता दें वाडा ने 2019 में इसी NDTL को, जो भारत की NDTL है राष्ट्रीय डोप टेस्ट लेबोरेटरी है, तो 2019 में वैश्विक मानदंडों पर खरा न उतरने के वजह से मतलब कि इसे बैन कर दिया था। ठीक है फ्रेंड। तो बताते चले फिर उन्होंने आगे कहा कि अमेरिका, चीन, ऑस्ट्रेलिया और जापान जैसे देश डोप जांच को लेकर पहले से ही व्यवस्था यानी मैनेजमेंट अपने पास ही रखते हैं। यानी जो ऑस्ट्रेलिया है, जापान है दोस्तों, अमेरिका है, चीन, इनकी खुद की लेबोरेटरी है, वहीं पर अपने ये खिलाड़ियों को क्या करते हैं, जाँच कराते हैं डोपिंग के लिए। अगर डोपिंग की जो जाँच होती है उनकी खिलाड़ियों की दोस्तों अमेरिका, चीन, ऑस्ट्रेलिया, जापान में, तो वहीं पर यानी पर्टिकुलर उसी प्लेस पर रहकर वो लोग अपने ही देश में रहकर डोपिंग की जाँच करा लेते हैं। लेकिन इंडिया में क्या है, इंडिया में क्या था दोस्तों कि इंडिया में
जो भी खिलाड़ी होता था जांच कराने के लिए अमेरिका जाता था, चीन जाता था, ऑस्ट्रेलिया जाना पड़ता था, जापान उसे जाना पड़ता था डोपिंग टेस्ट कराने के लिए दोस्तों। तो आगे बताते चले दोस्तों, इससे भारत की साख भी बढ़ी है। ये बिल जो पास हुआ है, अब पर्टिकुलर तो वाडा ने एनडीटीएल को दोस्तों तो मान्यता दे ही दी है, तो ये उसी के साथ ये बिल भी जब पास हुआ तो बताते चले इससे इससे भारत की अब साख भी बढ़ेगी, यानी भारत के पास भी अब लेबोरेटरी हो जाएंगे डोपिंग टेस्ट के लिए एक नेशनल लेवल पर। ठीक है दोस्तों, वहाँ ठीक बताते चले उन्होंने ये भी कहा कि जो भी हमारे प्रतियोगी खिलाड़ी होंगे वो मतलब कि अपने ही देश में डोपिंग के लिए टेस्टिंग करा सकते हैं। एक दिन में लगभग 10,000 से अधिक नमूनों की जांच की ज़रूरत पड़ेगी। उन्होंने ये बताया कि अगर हम कोई भी स्पोर्ट कंडक्ट कराते हैं दोस्तों, तो अगर हम कोई स्पोर्ट कंडक्ट कराते हैं इंटरनेशनल लेवल पर, तो एक दिन में लगभग 10,000 लोगों को मतलब कि नमूनों की जाँच करनी पड़ेगी डोपिंग की। तो उसके लिए हमें एक लेबोरेटरी की ज़रूरत नहीं, हमें ऐसे ही और भी लेबोरेटरी की बनाने की ज़रूरत है। 70 से मतलब कि दोस्तों मतलब कि मैक्सिमम लेबोरेटरी बनाने की ज़रूरत है, जिसके कारण हम 10,000 से अधिक जो नमूने मतलब खिलाड़ी होंगे उनको जांच करने में सफल भी होंगे, अगर हम कोई इंटरनेशनल लेवल पर कोई गेम्स ऑर्गेनाइज कराते हैं तब। उन्होंने कहा कि प्रयोगशाला की स्थापना पर 70 से 100 करोड़ रुपए खर्च आता है, यानी उन्होंने कहा कि अगर एक लेबोरेटरी बनाई जाती है तो उस पर 70 से 100 करोड़ रुपए का खर्च आता है। ठीक है, एक्सपेंडिचर आता है दोस्तों, लेकिन धन के आड़े नहीं आने दिया जाएगा। उन्होंने ये कहा कि धन की वजह से ये काम रुकना नहीं चाहिए। इंडिया में जैसे लेबोरेटरी जो बनाई जाएगी एनडीटीएल की तरह ही राष्ट्रीय डोपिंग टेस्ट लेबोरेटरी वो बनाई जानी चाहिए। ये नहीं कि पैसे इतने लग रहे हैं तो इसकी वजह से लेबोरेटरी ना बनाई जाए। इससे ज़्यादा तो हम लोग के खर्चे दूसरे देश में जाकर डोपिंग टेस्ट कराने में लग जाते हैं। इससे अच्छा हम लोग खुद ही अपना मतलब कि डोपिंग टेस्ट लेबोरेटरी बनाएं और अपने खिलाड़ियों को यहीं पर क्या करें, ट्रीट करें दोस्तों, चेक करें। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि इसके लिए जो मोदी सरकार है प्राथमिकता दे रही है। उन्होंने ये भी बताया मोदी सरकार जो है यानी इस टाइम जो गवर्नमेंट में है, गवर्नमेंट भी हेल्प कर रही है। उन्होंने ये भी कहा कि हम ये जो कानून बनाने ही जा रहे हैं, मतलब बनाने जा रहे हैं, जिससे खिलाड़ियों को फायदा होगा और खिलाड़ियों के जांच नमूने को भेजने को लेकर दूसरे देशों पर निर्भरता भी कम होगी। जैसा कि मैंने बताया दोस्तों कि हम लोग टेस्टिंग कराने के लिए अदर कंट्री जाते हैं, उसमें भी हम लोग अपने ऊपर निर्भर हो जाएंगे, हम अपने ही देश में अपने खिलाड़ियों को टेस्टिंग कराएंगे। ठीक है फ्रेंड, यह विधेयक आत्मनिर्भर भारत को बल भी देता है, उन्होंने ये कहा, ये ऐसे हवाला देते हुए कहा। और सही सही बात है दोस्तों, इससे हमारा सेल्फ डिफेंस भी होंगे दोस्तों, और हमारी जो संस्था है, हमारे इंडिया की संस्था पर्टिकुलर इस पर वर्क करेगी। जो हम लोग बाहरी देशों में जाते हैं एंटी डोपिंग के लिए टेस्टिंग कराने के लिए, वो देश में ही होगा। ठीक है फ्रेंड, तो इसकी फिर इतना कहने के बाद ये मतलब जो बिल था इसके बाद इसे मंजूरी दे देगी। यह विधेयक पिछले वर्ष दिसंबर में लोकसभा में पेश किया गया था। आपको बता दें दोस्तों, तो ये जो मतलब कि बिल है ये पिछले लास्ट दिसंबर में मतलब लोकसभा में लोअर हाउस में पेश किया गया था। ठीक है फ्रेंड, इसके बाद बता दें तो सोमवार को 27 जुलाई को इसे चर्चा एवं पारित होने के लिए सदन में लाया गया था। दिसंबर में इसे पेश किया गया था इस बिल को, पर्टिकुलर बिल को दोस्तों, और 27 जुलाई को दोस्तों इसे चर्चा में लाया गया और इसे पारित किया गया। अनुराग ठाकुर जी का कहना है कि विधेयक जो है विधेयक को लेकर बहुत ही व्यापक चर्चा की गई है। कई देशों के ऐसे कानूनों पर भी विचार किए गए, यानी कई देशों के कानूनों पर, इससे रिलेटेड कई देशों के अदर कंट्रीज़ के जो कानून थे इससे रिलेटेड, जो एंटी डोपिंग मामला है इसको लेकर, तो उन पर भी विचार कर कर ये कानून बनाया गया है। मंत्री जी का कहना था कि प्रदर्शन बेहतर करने वाले पूरक आहार पर भी नज़र रखी जाएगी, यानी जो प्रदर्शन करने वाले जो भी पूरक आहार होंगे उन पर नज़र दी जाएगी। नेशनल फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला पूरक पोषक आहार संबंधी विषय की जांच के लिए लैब बनाई जाएगी। उन्होंने कहा कि विधेयक में प्राधिकार की जांच एवं जब्ती का अधिकार दिया गया है, इस बात का ध्यान रखा जाएगा और इसका दुरुपयोग नहीं किया जाएगा। विधेयक में यह भी कहा गया है दोस्तों कि भारत ने खेल में डोपिंग के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन संबंधी अंतर्राष्ट्रीय समझौते पर भी हस्ताक्षर किया, यानी भारत ने इस पर्टिकुलर डोपिंग को लेकर विरुद्ध या डोपिंग के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र की जो शैक्षणिक वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन है उसके साथ भी समझौता किया है, हस्ताक्षर किया है। ठीक है फ्रेंड, नवंबर 2007 में इसका अनुमोदन किया गया था। आपको बता दें इस चीज़ का अनुमोदन 2007 में किया गया था, नवंबर के महीने में, 2007 में। इसके अलावा भारत सरकार ने 2010 में राष्ट्रीय डोपिंग परीक्षण प्रयोगशाला की स्थापना की गई थी। 2007 में जब इस पर हस्ताक्षर किया गया, उसी के जस्ट एक साल बाद भारत ने खुद अपना एक नेशनल डोप परीक्षण प्रयोगशाला लेबोरेटरी बनाया था, नेशनल डोपिंग टेस्टिंग लेबोरेटरी बनाया था दोस्तों। बट उसे मान्यता कब दी गई, वाडा के द्वारा 2019 में, क्योंकि जब वो लेबोरेटरी बनी थी दोस्तों तो उस टाइम जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे डोपिंग का टेस्ट करने का जो मानक स्टैंडर्ड होता है उसको पूरा नहीं कर पा रही थी ये पर्टिकुलर जो संस्था थी, तो 2019 में इसे मतलब कि मान्यता दी गई थी। भारत तभी से लेकर पूरी कोशिश करता रहा, प्रतिबद्धता के साथ जोरों शोरों के साथ लगा रहा। ठीक है दोस्तों, विधेयक का मकसद जो है राष्ट्रीय डोपिंग विरोधी अभिकरण, इसका जो उद्देश्य है दोस्तों, तो वो राष्ट्रीय डोपिंग विरोधी अभिकरण एवं इससे संबंधित परीक्षण प्रयोगशालाओं के संचालन को कानूनी स्वरूप प्रदान करना है। ठीक है फ्रेंड, ठीक।
आगे चलते हैं। डोपिंग रोधी कार्य के लिए एक राष्ट्रीय बोर्ड की स्थापना की भी बात कही गई है इस विधेयक में। इसके संरचना और कार्यों का भी ब्यौरा इसमें दिया गया है। आपको बताते चले, इसमें अनुशासन की प्रक्रिया को अंगीकृत करने और नमूने निरीक्षण एवं संग्रहण एवं सूचना के मुक्त प्रवाह के सुनिश्चित करने की भी बात कही गई है। इसमें डोप की परीक्षण प्रयोगशालाओं की व्यवस्था सुदृढ़ बनाने की ओर जोर भी दिया गया है। इसके उद्देश्य के बारे में हमने भी बता दिया दोस्तों, ठीक है फ्रेंड। आगे चलते हैं, वही सब बातें हैं। इस विधेयक का उद्देश्य भी आपका हो गया। और डोपिंग की परिभाषा की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो डोपिंग की परिभाषा आप लिख लीजिए, मैं बोल रहा हूँ दोस्तों। तो एथलीट्स खेल प्रदर्शन में सुधार करने के लिए कुछ प्रतिबंधित पदार्थों का उपभोग करते हैं, इसे ही डोपिंग करते हैं कहते हैं। जैसे कि कोई भी मतलब कि एथलीट है या फिर कोई भी स्पोर्ट्समैन है, वो मतलब अपने खेल को और ज़्यादा मतलब एग्रेसिव बनाने के लिए और मतलब कि ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस करने के लिए, अपनी परफॉर्मेंस को और अच्छा इंप्रूवमेंट करने के लिए दोस्तों कुछ नशीले पदार्थों का मतलब कि ऐसे अनवांटेड चीज़ों का यूज़ करते हैं दोस्तों, मतलब जो कि मतलब कि डोपिंग रोधी चीज़ों में आता है, ठीक है फ्रेंड। तो उसी को क्या कहते हैं, पर्टिकुलर डोपिंग कहते हैं, ठीक है। हम आगे चलते हैं दोस्तों। तो ये डेफिनेशन भी है, आप स्क्रीनशॉट ले भी सकते हैं दोस्तों, सॉरी फ्रेंड, हाँ, तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आगे चलते हैं फ्रेंड। तो पारित विधेयक के जो प्रमुख बिंदु थे, तो आपको बताते चले। जो प्रमुख बिंदु, पहला बिंदु है दोस्तों, बताते चले आपको, एथलीट के शरीर में प्रतिबंधित पदार्थों का उनके मार्कर्स की मौजूदगी। और दूसरा है किसी प्रतिबंधित पदार्थ एवं पद्धतियों का इस्तेमाल के कोशिश या उनका कब्जे में होना। फिर तीसरा है सैंपल देने से इनकार करना, ठीक है दोस्तों। बहुत से स्पोर्ट्स खिलाड़ी होते हैं जो अपना सैंपल देने से इनकार करते हैं, तो ये सब चीज़ें उसमें देखी जाएंगी, चेक की जाएंगी। प्रतिबंधित पदार्थ या पद्धतियों की तस्करी या तस्करी की कोशिश और इसे उल्लंघन करने की मदद करना या इसे छिपाना, ठीक है फ्रेंड। ये सब चीज़ें हैं इस पारित विधेयक के प्रमुख बिंदु। उल्लंघन करने का जो परिणाम होगा, रिजल्ट, यानी कोई भी खिलाड़ी इसका उल्लंघन करता है, इस विधेयक के थ्रू आने वाले जो भी नियम कानून है उसका उल्लंघन करता है, तो उसे क्या किया जाएगा, तो परिणाम के स्वरूप उसे डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है, यानी उस खिलाड़ी को डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। उसके मेडल, पॉइंट्स एवं पुरस्कार क्या छीने जा सकते हैं, जब्त किए जा सकते हैं, ठीक है फ्रेंड। अगर कोई भी खिलाड़ी है, अगर वो डोपिंग में फंसता है दोस्तों, तो वो अगर कोई मेडल जीतता है या फिर कोई भी ट्रॉफी जीतता है या पॉइंट्स पाता है या फिर कोई भी मतलब ऑनर पाता है दोस्तों, तो उसके ऑनर को छीन लिया जाएगा, पुरस्कार को छीन लिया जाएगा, जब्त कर लिया जाएगा। एक निर्दिष्ट अवधि तक किसी प्रतिस्पर्धा या आयोजन में भाग नहीं ले पाएगा वो, मतलब कि एक पर्टिकुलर टाइम तक दोस्तों वो भाग नहीं ले पाएगा आने वाले नेक्स्ट गेम्स में, नेक्स्ट स्पोर्ट्स में। और वित्तीय प्रतिबंध भी लगेगा, उसको कुछ पैसे भी मतलब जुर्माने भी भरने पड़ेंगे, और अन्य परिणाम जिन्हें निर्दिष्ट किया जा सकता है और भी अदर रिजल्ट हो सकते हैं, ठीक है फ्रेंड। आपको बताते चले, जो राष्ट्रीय एंटी डोपिंग एजेंसी है, वर्तमान में जो राष्ट्रीय एंटी डोपिंग एजेंसी एंटी डोपिंग नियमों को लागू करती है, ठीक है फ्रेंड। इस एजेंसी को सोसाइटी के तौर पर स्थापित किया गया है, यानी जो इस टाइम नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी है उसे सोसाइटी के तौर पर मतलब कि स्थापित एस्टेब्लिश किया गया है। राष्ट्रीय एंटी डोपिंग एजेंसी को वैधानिक निकाय के तौर पर स्थापित भी किया गया है। केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त महानिदेशक एजेंसी के प्रमुख होंगे, यानी इसके द्वारा जो भी मतलब केंद्र सरकार द्वारा महानिदेशक नियुक्त किया जाएगा, इस एजेंसी का प्रमुख होगा। आपको बताते चले, एथलेटिक्स और जो डोपिंग से संबंधित डेटा है उसके बारे में बात करें, तो एजेंसी के पास एथलीट्स के कुछ व्यक्तिगत डेटा जमा करने की शक्ति भी होगी, यानी इस पर्टिकुलर एक्ट जो बिल आया है इसके तहत एथलीट्स जो होंगे और डोपिंग से संबंधित डेटा होंगी, उनसे मतलब कुछ मतलब कि इनको डेटा जमा करना होगा एजेंसी को। बता दें सेक्स और जेंडर के बारे में, मेडिकल हिस्ट्री के बारे में दोस्तों, एथलीट्स के पते ठिकाने की जानकारी, आउट ऑफ कंपटीशन टेस्टिंग और सैंपल कलेक्शन, ये भी एजेंसी ले सकती है। खेल बता दें दोस्तों, खेलों में राष्ट्रीय एंटी डोपिंग बोर्ड जो है, खेलों में जो राष्ट्रीय एंटी डोपिंग बोर्ड है उसकी बात करते हैं। विधेयक में एंटी डोपिंग रेगुलेशन पर सरकार की सुझाव देने और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धता का पालन करने के लिए खेलों में राष्ट्रीय एंटी डोपिंग का प्रावधान करता है ये एक्ट, ये बिल। यह बोर्ड एजेंसी की गतिविधियों का निरीक्षण करेगा, ठीक है, ठीक। ये बोर्ड के जो भी ये बोर्ड है जो एजेंसी की गतिविधियों का क्या करेगा, यानी एजेंसी के ऊपर एक बोर्ड भी बनाई जाएगी। ये जो बोर्ड होगी वो उस एजेंसी, जो पर्टिकुलर एजेंसी जो इससे रिलेटेड होगी एंटी डोपिंग से, उसका निरीक्षण भी करेगा, है ना दोस्तों। आगे चलते हैं, डिस्प्लिनरी और अपील पैनल के बारे में बात कर लेते हैं। तो एंटी डोपिंग नियमों के उल्लंघन के लिए नतीजों का निर्धारित करने के लिए बोर्ड एक राष्ट्रीय एंटी डोपिंग डिस्प्लिनरी पैनल बनाएगा, ठीक है दोस्तों। मतलब कि इनके नतीजों को, मतलब कि जो नियम है, एंटी डोपिंग नियम है, और उनके उल्लंघन करने के लिए जो उनका रिजल्ट होगा उसको निर्धारित करने के लिए जो बोर्ड है एक राष्ट्रीय एंटी डोपिंग डिस्प्लिनरी पैनल बनाएगा फ्रेंड, ठीक है। पैनल में एक चेयरपर्सन भी होगा और 4 वाइस पर्सन भी होंगे, ठीक है, जो सभी कानून के विशेषज्ञ होंगे दोस्तों। 10 सदस्य होंगे, मेडिकल प्रैक्टिशनर और रिटायर हो चुके प्रसिद्ध एथलीट भी होंगे उसमें, ठीक है। डोप टेस्टिंग की बात कर लेते हैं लेबोरेटरीज में। तो मौजूदा राष्ट्रीय डोप टेस्टिंग लेबोरेटरी की मुख्य डोप टेस्टिंग लेबोरेटरी
लेबोरेटरी माना जाएगा। यानी इस टाइम जो राष्ट्रीय डोप टेस्टिंग लेबोरेटरी है उसको मुख्य डोप टेस्टिंग लेबोरेटरी माना जाएगा। केंद्र सरकार डोप टेस्टिंग के लिए अन्य राष्ट्रीय लेबोरेटरीज भी बना सकती है, यानी इसके लिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट है अन्य लेबोरेटरीज भी बना सकती है नेशनल लेवल पर। आपको बताते चले इस विधेयक के संबंधित जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं दोस्तों उस पर बात कर लेते हैं। तो नाडा का महानिदेशक के बारे में बात कर, नाडा के महानिदेशक, तो महानिदेशक की योग्यता जो होगी इसमें तय की गई है, विधेयक में निर्दिष्ट नहीं की गई है दोस्तों। तो इस विधेयक में जो नाडा के जो महानिदेशक बनेंगे उसके मतलब योग्यताओं को निर्दिष्ट नहीं किया गया है। इन्हें नियमों के माध्यम से अधिसूचित होने के लिए छोड़ दिया गया है, यानी इन्हें नियमों के माध्यम से अधिसूचित होने के लिए छोड़ दिया गया। केंद्र सरकार दुर्व्यवहार या अक्षमता या ऐसे किसी अन्य आधार पर महानिदेशक की पद को हटा सकता है। यानी अगर कोई भी महानिदेशक है वो अक्षमता या दुर्व्यवहार के कारण उसके दुर्व्यवहार और अक्षमता के कारण केंद्र सरकार उसे पद से हटा भी सकती है। इन प्रावधानों के केंद्र सरकार के विवेक पर छोड़ने और महानिदेशक की स्वतंत्रता प्रभावित हो सकती है। अगर बात करें दोस्तों तो इसकी वजह से जो केंद्र सरकार के विवेक पर छोड़ने से महानिदेशक की जो स्वतंत्रता है वो भी इफेक्टिव होगी। ठीक है दोस्तों, प्रभावित होगी। ठीक, पद से हटाने की शक्ति की बात करें दोस्तों तो विधेयक के तहत बोर्ड के पास अनुशासन पैनल और अपील पैनल के सदस्यों के उन आधारों पर हटाने का अधिकार है जो विनियमों और निर्दिष्ट किए जाएंगे और विधेयक में निर्दिष्ट नहीं है। ठीक है दोस्तों, यानी जो विधेयक में निर्दिष्ट विनियम है दोस्तों उन्हीं के तहत उन्हें हटाया जा सकता है, महानिदेशकों को हटाया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, अनुशासन पैनल और अपील पैनल के सदस्यों के द्वारा। ठीक, इसके अलावा उन्हें सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया है, इसमें उनको सुनवाई का अवसर भी नहीं दिया गया है महानिदेशकों को। यह इस पैनल के स्वतंत्र कामकाज को प्रभावित कर सकता है, ये इस पैनल के स्वतंत्र कामकाज को भी प्रभावित कर सकता है। हम बात कर लेते हैं दोस्तों वाडा यानी वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी के बारे में। तो वाडा एक तरह की अंतर्राष्ट्रीय संस्था है दोस्तों। इसकी स्थापना एस्टेब्लिशमेंट की बात करें तो इसकी स्थापना 1999 नवंबर 1999 में हुआ था। ठीक है दोस्तों, इसका फुल फॉर्म है वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, वाडा इसका शॉर्ट फॉर्म है दोस्तों। ठीक, हिंदी की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अधीन विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी ये है। ठीक है, विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी इसका नाम है हिंदी में। ठीक फ्रेंड, आगे बात कर ले वाडा के खेल में डोपिंग के खिलाफ यूनेस्को अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2005 द्वारा मान्यता दी गई थी। ठीक है दोस्तों, वाडा को खेल में डोपिंग के खिलाफ यूनेस्को अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2005 जो हुआ था उसमें इसे मान्यता दी गई थी। वाडा की प्राथमिक भूमिका के सभी खेलों और देशों के डोपिंग रोधी नियमों को विकास और सामंजस्य और समन्वय करना है। यानी जो वाडा है इंटरनेशनल लेवल पे मतलब इंटरनेशनल लेवल पर ये जो डोपिंग रोधी नियम है उसका विकास करता है, यानी उनको बनाता है दोस्तों, और उसके बीच सामंजस्य और समन्वय बनाने की कोशिश करता है। वाडा विश्व डोपिंग रोधी संहिता यानी वाडा कोड और उसके मानकों के उचित क्रियान्वयन के सुनिश्चित करने और डोपिंग की घटनाओं को जांच करने में, डोपिंग पर शोध करने और खिलाड़ियों को संबंधित कर्मियों को डोपिंग रोधी नियमों और उसके बारे में शिक्षित करने के लिए अपने कार्य को निष्पादित, यानी उसका जो एग्जीक्यूशन करना काम है, यानी निष्पादित करना काम है जो दोस्तों उसका काम है, वो मतलब खिलाड़ियों को प्रशिक्षित भी करती है कैसे डोपिंग से बचा जाए ना, निर्देश भी जारी करती है डोपिंग रोधी बातों को लेकर। ठीक है दोस्तों, और वो सुनिश्चित भी करती है क्या चीज़ डोपिंग है क्या चीज़ नहीं डोपिंग है। ठीक है, जितने भी नियम कानून है वो वाडा से बनते हैं इंटरनेशनल पर, स्टैंडर्ड लेवल पर। ठीक, बता दें दोस्तों तो वाडा साल में कम से कम एक बार प्रतिबंधित पदार्थों की सूची भी प्रकाशित करती है, यानी जो वाडा है साल भर में एक बार प्रतिबंधित जो भी बैंड लिस्टेड प्रोडक्ट है उन पर मतलब सूची भी बनाती है दोस्तों, उसकी लिस्टेड भी जारी करती है। हाँ, चिकित्सा उपयोग के लिए यदि आवश्यक हो तो निषिद्ध पदार्थों का उपयोग से भी छूट दी गई है। वाडा के अनुसार 2019 में डोपिंग नियमों का अधिकांश उल्लंघन शरीर सौष्ठव यानी 22% जो था वो शरीर सौष्ठव के कारण, उसके बाद एथलीट्स 18%, साइकिलिंग में 40% और भारोत्तोलन में 13% लोग मतलब कि डोपिंग में पाए गए थे। ठीक है दोस्तों, तो ये एक तरह का नॉन प्रॉफिटेबल एजेंसी है। ठीक फ्रेंड, 10 नवंबर 1999 में दोस्तों इसकी स्थापना एस्टेब्लिशमेंट हुई थी। आज 22 साल हो गए हैं इसको दोस्तों। इसका पर्पज है एंटी डोपिंग इन स्पोर्ट, यानी स्पोर्ट को एंटी डोपिंग बनाए रखना। हेड क्वार्टर इसकी बात करें तो मोंट्रियल क्यूबेक में कनाडा में है दोस्तों। ठीक है, और ऑफिशियल लैंग्वेज इसकी जो है इंग्लिश और फ्रेंच है फ्रेंड। प्रेसिडेंट इसके वाल्टोड बांका। ठीक है फ्रेंड, और इसकी जो एफिलियंस है दोस्तों तो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी है। ठीक, वेबसाइट है wada.ama.organization। बात कर लेते हैं नेक्स्ट हमारा टॉपिक है दोस्तों वेयर हाउसिंग एक्ट में संशोधन करेगी सरकार, यानी वेयर हाउसिंग एक्ट में दोस्तों जो गवर्नमेंट है वो क्या करेगी दोस्तों, अमेंडमेंट करेगी, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो बता दें कि दोस्तों कृषि उपज के कम मूल्य पर बेचने के दबाव में किसानों को मुक्त करने के लिए सरकार ने वेयर हाउसिंग एक्ट के संशोधन करेगी। खाद्य मंत्रालय ने इसकी तैयारियां
तेज कर दी है, यानी जो खाद्य मंत्रालय है उन्होंने इसकी तैयारियां तेज भी कर दी है। किसानों के हित से जुड़े इस कानून को संशोधन को लेकर वो गंभीर है। कैबिनेट नोट तैयार करने की प्रक्रिया में अंतिम दौर में है। प्रस्ताव को कैबिनेट की मंजूरी मिलने के साथ साथ जल्दी ही इसे संसद में पारित कर दिया जाएगा। ठीक है फ्रेंड, अगर हम बात करें वेयर हाउसिंग डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 2007 में पर्याप्त संशोधन का प्रस्ताव तैयार किया गया है। ठीक है फ्रेंड, प्रस्तावित मसौदा कई तरह से बदलाव किए जा रहे हैं, इसमें मतलब कई तरीके से बदलाव किए जा रहे हैं अब तक, 2007 से लेकर अब तक, जिनमें देश के सभी गोदामों को अनिवार्य रूप से कानून पर अमल करते हुए रजिस्ट्रेशन कराना होगा। ठीक है दोस्तों, और पहला रजिस्ट्रेशन जो होगा वो स्वैच्छिक था। ठीक, बताते चले आपको दोस्तों, तो इसके लिए 500 रुपये का मामूली शुल्क लगाया जाएगा। संशोधित कानून में पहले से ही कुछ सख्त जो प्रावधान हैं उनको नरम कर दिया जाएगा। और दोस्तों, जो नाजीर के तौर पर जहां पहले कानून का अवहेलना अथवा किसी तरह की धोखाधड़ी करने की 3 साल की जेल की सजा प्रावधान थी, उसे भी अब जुर्माना में बदल दिया जाएगा। यानी इसमें जो धोखाधड़ी करने की जो मतलब कि धोखाधड़ी करने पर उन्हें मतलब 3 साल की जेल होती थी, तो दोस्तों अब उससे जुर्माना में बदल दिया गया कि आप जुर्माना दे दो, 3 साल की जेल नहीं होगी। संशोधन के लिए तैयार प्रावधानों में जहाँ एक और सभी गोदामें रजिस्ट्रेशन को अनिवार्य किया गया है, वहीं इसे कई चरणों में लागू किया जाएगा। हालांकि सारी व्यवस्था में पारदर्शिता यानी ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए पूरे सिस्टम को ऑनलाइन होगी, यानी ये जो पूरा सिस्टम है ये पूरा ऑनलाइन प्रोसेस पर होगा दोस्तों, ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए। ठीक है, ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए आपको बताते चले, वेयर हाउसिंग एक्ट के लागू होने से किसान अथवा व्यापारी अपनी कृषि उपज को गोदामों में रखकर उसकी प्राप्ति यानी रसीद के हुंडी तौर पर उपयोग कर सकता है। ठीक है दोस्तों, यानी जो किसान या व्यापारी होगा अपने गोदामों में अपने अनाजों को रखकर, कृषि उपजों को रखकर दोस्तों उसे रसीद या हुंडी के रूप में उपयोग कर सकता है। आपको बताते चले, रसीद के आधार पर बैंकों से लोन ले सकता है, यानी रसीद के अकॉर्डिंग वो थ्रू वो बैंक से लोन भी ले सकता है, जो उसके पास हुंडी या रसीद होगी उसके थ्रू। ठीक है फ्रेंड, उसे किसी को भी बेच सकता है अथवा खरीद भी सकता है। इससे किसान के बाजार के दबाव में अपनी उपज के सस्ते में बेचने से बचाया भी जा सकता है, यानी बाजार में वो सस्ते दाम पे जो बेच रहा है उसको भी उससे बचाया जा सकता है। खाद्य मंत्रालय के मुताबिक देश में खाद्य मंत्रालय ने बताया कि देश में फिलहाल 1.11 लाख गोदाम है, यानी 1.11 लाख गोदाम है, यानी 1,11,000 गोदामें हैं भारत में, अपने देश में, जिनमें से 4700 जो गोदाम हैं इस कानून के तहत रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं, जबकि मात्र 2,910 गोदाम ऑपरेशनल है। कानून के तहत कुल 160 कृषि उपज और 9 गैर कृषि जिन्सों को इसके लिए अधिसूचित किया गया है। ठीक है फ्रेंड, यानी 160 कृषि उपज और 9 गैर कृषि जिन्सों को इसके लिए अधिसूचित किया गया है। आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं, ये डाटा जो है यहाँ वाला इधर का वो फैक्ट है, तो आप उसे नोट डाउन भी कर सकते हैं जो मैंने आपको बताया। हम बात कर ले दोस्तों, तो वही बातें हैं, आगे यही चीज़ें कही गई हैं। तो नेक्स्ट वेयर हाउसिंग में जो संशोधन है उसके बारे में आपको बताया। तो संशोधन का जो उद्देश्य था उसका उद्देश्य यही है, परिवर्तन के उद्देश्य किसानों की गुणवत्तापूर्ण गोदामों की सेवा प्राप्त करना और ट्रांसपेरेंसी लाना ना। परिभाषा अगर बात करें तो भंडारघर या गोदाम की तो वैज्ञानिक भंडारण संरचनाएं हैं जो विशेष रूप से संग्रहित उत्पादों और मात्राओं को गुणवत्ता की सुरक्षा बनाई रखती हैं। ठीक है फ्रेंड, ये उसकी परिभाषा थी। तो ये थी इसमें वेयर हाउसिंग एक्ट में। फ्रेंड, हम गोदामों की जो प्रावधान है इसको देख सकते हैं। तो गोदामों के पंजीकरण अनिवार्य करना होगा, और ये तो मैंने आपको बताई, ये सब वही बातें हैं जो मैंने आपको पीछे बताई दोस्तों। और वस्तु स्थिति के बारे में मैंने बताया कि कितने मतलब कि गोदाम है, तो इसमें देश के करीब 60,000 गोदाम है और 4,700 गोदाम क्या हैं दोस्तों, नियामक हैं यानी पंजीकृत हैं, लेकिन 2,910 गोदाम क्या है, सक्रिय हैं। उसमें से जो 4,700 गोदाम पंजीकृत है उसमें से 2,910 ही गोदाम क्या है, सक्रिय हैं, एक्टिव हैं दोस्तों। विभिन्न अपराधों की बात कर लें तो विभिन्न अपराधों के लिए दंड की मौजूदगी के लिए 1 लाख रुपये, यानी जो 3 साल का पहले क्या होता था दोस्तों, धोखाधड़ी करने पर जेल होती थी, अब उसे 1 लाख रुपए जुर्माने देने पड़ेंगे। संशोधन विभिन्न अपराधों के लिए सजा के तौर पर 3 साल तक के कारावास को समाप्त कर दिया गया। ठीक है दोस्तों, यानी वही 3 साल की जगह अब 1 साल आपको 1 लाख रुपए देने पड़ेंगे। ठीक है, वही कैप्टिव वेयर हाउस के लिए अपवाद की बात है दोस्तों, तो कैप्टिव वेयर हाउस जो है वो अपवाद में है, जैसे कि भारतीय खाद्य निगम का अधिनियम के दायरे से बाहर भी रखा गया, यानी जो कैप्टिव वेयर हाउस है उसे इस अधिनियम के जो भारतीय खाद्य निगम है के अधिनियम है इससे दायरे से बाहर भी रखा गया। प्रक्राम है और गैर प्रक्राम जो गोदाम है, यानी नॉन निगोटिएबल वेयर हाउसिंग है, और रेसिप्टियल यानी NWR है, एक प्रणाली स्थापित करना है जो वर्तमान में इलेक्ट्रॉनिक, इसके द्वारा NWR की एक प्रणाली स्थापित करना है जो वर्तमान में इसका जो मतलब कि मोटो है, मतलब कि उद्देश्य आगे क्या करना है, तो उसके बारे में बता दे रहे हैं। तो एक प्रणाली स्थापित करना है जो वर्तमान में इलेक्ट्रिक रूप से मौजूद है। ये प्रावधान NWR के
NWR के नेगोशिएबल वेयर हाउस रिसिप्ट सिस्टम में जमाकर्ताओं और बैंकों के भरोसेमंद ट्रस्ट के बेहतर करने के लिए व्यापार के लिए उपकरण के रूप में सक्षम करेगा। तो दोस्तों मैंने जैसे कि आपको बताया, तो मतलब डिजिटली इनको लाना है, मतलब कि डिजिटली एंड ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए इन्हें इस मतलब कि ये जो अब कैप्टिव वेयर हाउस है, इसको दोस्तों ये जो पूरा प्रकरण है इसको डिजिटली लाना है ट्रांसपेरेंसी के लिए, ठीक है दोस्तों। तो WDRA में जो परिवर्तन किया गया है वो तो मैंने आपको बताया दोस्तों। तो नेक्स्ट WDRA की जो शक्तियाँ हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। इससे WDR की शक्तियाँ में वृद्धि भी होगा, ऐसा बताया जा रहा है इस बिल को लाने पर। अब प्रत्ययन एजेंसियों को हटाना, इसमें प्रत्ययन एजेंसियाँ प्रक्रियाएं हैं उनको हटाने की बात भी कही गई है, ठीक। अब जो हमारी वेयर हाउसिंग डेवलपमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी है WDRA, इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो भंडारगढ़ विकास एवं विनियमन प्राधिकरण यानी वेयर हाउसिंग डेवलपमेंट एंड द रेगुलेटरी अथॉरिटी WDRA का गठन दोस्तों 2010 में 2010 में WDRA का गठन हुआ था। आप इसके बारे में जान लीजिए दोस्तों, ठीक है। और वेयर हाउसिंग डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 2007 के तहत खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग एवं अधीन ढांचागत प्रक्रियात्मक मानकों को निर्धारित करने के लिए वैज्ञानिक भंडारगढ़ निश्चित करने के लिए किया गया था, ठीक है फ्रेंड। अब जो परक्राम्य जो गोदाम रसीद प्रणाली है इसके बारे में देख सकते हैं दोस्तों। तो जो ये प्रणाली है ये 2011 में इसकी स्टार्टिंग हुई थी, ठीक फ्रेंड। ये भंडारण के लिए जारी किए गए गोदामों की रसीद, भंडारण के लिए रसीदों के खिलाफ बैंकों से ऋण ले सकता है, यानी इसके तहत दोस्तों जो मतलब किसान है वो इसके हेल्प से ऋण ले सकता है बैंकों से, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक नेगोशिएशन वेयर हाउस रसीद ENWR सिस्टम 2017 में लॉन्च किया गया था। ENWR जो सिस्टम था ये 2017 में लॉन्च किया गया था, ये फैक्ट आपको पता होना चाहिए फ्रेंड। आगे चलते हैं, कॉफ़ी संवर्धन और विकास विधेयक 2022 के बारे में बात कर लेते हैं। जो कॉफ़ी संवर्धन और विकास विधेयक है, ठीक है दोस्तों। तो कॉफ़ी प्रमोशन एंड डेवलपमेंट बिल 2022 के बारे में बात कर लेते हैं। ये नोडल मंत्रालय इसका जो है दोस्तों, तो वो है वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। और उद्देश्य इसका क्या है, इस मतलब विधेयक का उद्देश्य दोस्तों तो कॉफ़ी बोर्ड के आधुनिकीकरण करना और निर्यात को बढ़ावा देना और घरेलू बाजार को समर्थन करना है, ठीक है। तो उद्देश्य इसका है, आप नोट डाउन कर लीजिए, कॉफ़ी बोर्ड को आधुनिकीकरण करना, निर्यात को बढ़ावा देना और घरेलू बाजार का समर्थन देना, ठीक। आगे चलते हैं, प्रमुख प्रावधान की बात कर लेते हैं। तो कॉफ़ी बोर्ड के अधिदेश के विस्तार में इसमें अब नियंत्रण, विपणन और बिक्री के नियमित कार्य के अलावा उत्पादन, अनुसंधान, विस्तार एवं गुणवत्ता सुधार के लिए सहयोग शामिल होगा। श्रमिकों के हितों का संरक्षण होगा। संसाधक इकाइयों की प्रक्रियाओं और पंजीकरण प्रक्रियाओं को सरल बनाएगा। योजना के तहत दोस्तों केंद्र ने निर्यात को बढ़ावा देने के लिए कॉफी क्षेत्र के लिए निर्यात उत्पादों और शुल्कों और करों में वापसी जो रोड टैप योजना के विस्तार भी किया है, ठीक है। रोड टैप योजना का विस्तार भी किया है। हम बता दें जो कॉफ़ी से रिलेटेड फैक्ट है दोस्तों, तो कॉफ़ी के लिए जो टेम्परेचर चाहिए होता है, ह्यूमिड चाहिए होता है, वो 50 से 21 डिग्री सेल्सियस की ज़रूरत होती है। 50 से 21 डिग्री सेल्सियस की ज़रूरत होती है कॉफ़ी की खेती करने के लिए, ठीक है फ्रेंड। रेनफॉल की बात करें तो 150 से लेकर 250 तक, यानी 150 से लेकर 250 mm तक बारिश होना ज़रूरी है। लोकेशन की बात करें तो ये कहाँ पर ज़्यादातर देखने को मिलती है, तो यहाँ पर इनकी मतलब खेती तो रेन फॉरेस्ट ऑफ वेस्टर्न घाट, यानी जो रेन फॉरेस्ट ऑफ वेस्टर्न घाट ये वाला रीजन है इंडिया का, वहाँ पर ये ज़्यादा देखने को मिलते हैं। स्टेट की बात करें तो सबसे ज़्यादा अगर बात करें तो कर्नाटका में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी कर्नाटका में दोस्तों, फिर उसके बाद दोस्तों केरला में, ठीक, केरला में, फिर उसके बाद दोस्तों तमिलनाडु में, ठीक, फिर उसके बाद आंध्र प्रदेश में, ठीक। ये 4 स्टेट हैं जो कि मेजर प्रोड्यूस करते हैं कॉफ़ी को, ठीक है। फर्स्ट नंबर पर कर्नाटका, सीरियल भाई आप याद कर लीजिएगा फ्रेंड। फिर सेकंड नंबर पर केरला, थर्ड नंबर पर तमिलनाडु, फोर्थ नंबर पर आंध्र प्रदेश है। इंडिया का पोजीशन अगर बात करें तो इंडिया 6ठे नंबर का कॉफ़ी प्रोड्यूसर कंट्री है, ठीक है। 6th नंबर का दोस्तों कॉफ़ी प्रोड्यूसर कंट्री है इंडिया, वर्ल्ड लेवल बात करें, ठीक है। जो कि पूरे वर्ल्ड का 60 से लेकर 70% कॉफ़ी प्रोड्यूस करता है इंडिया, ठीक है फ्रेंड। तो ये फैक्ट जो है मैं इसे इरेज कर दे रहा हूँ, तो आप लोग इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए पर्टिकुलर, ठीक है फ्रेंड। इसे आप अच्छे से इसे आप ले लीजिए स्क्रीनशॉट। तो चलते हैं नेक्स्ट पेज पर दोस्तों। तो तमिलनाडु से नहीं ले पाए हैं क्या आप लोग, ले लीजिए एक बार अच्छे से स्क्रीनशॉट पॉज करके ले लीजिए, ठीक है। आगे चलिए, हम चलते हैं दोस्तों। तमिलनाडु सितंबर के मध्य से मुफ्त नाश्ता योजना का पहला चरण शुरू करेगा, यानी तमिलनाडु जो है सितंबर से दोस्तों मध्य से मुफ्त नाश्ता, जो सितंबर के मध्य से, यानी मतलब आपको बताते चले, सॉरी फ्रेंड ये थोड़ा मिस्टेक हो गया था उधर उसमें, ठीक फ्रेंड। चलते हैं अपने न्यूज़ की ओर। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारा दोस्तों, जो तमिलनाडु स्टेट है दोस्तों सितंबर के मध्य से दोस्तों मुफ्त में नाश्ता योजना का पहल शुरू करेगा, ठीक है, पहला चरण शुरू करेगा, ठीक है फ्रेंड, ठीक।
यानी सितंबर के हाफ से दोस्तों 15 सितंबर से लगभग दोस्तों मुफ्त में नाश्ता योजना स्टार्ट कर रहा है। इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो द्रुमक सरकार यानी जो वहाँ तमिलनाडु की जो सरकार है, द्रुमक सरकार यानी M.K. स्टालिन की जो गवर्नमेंट है, वहाँ पर वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, तो उनके द्वारा एक औपचारिक आदेश जारी किया गया दोस्तों। छात्रों के लिए मुफ्त नाश्ता योजना राज्य की चुनिंदा सरकारी स्कूलों के में कक्षा 1 से 5 तक में पढ़ रहे पहले चरण में दोस्तों, मतलब कि कक्षा 1 से लेकर कक्षा 5 तक के बच्चों को दोस्तों मुफ्त में नाश्ता योजना मतलब मुख्यमंत्री द्वारा वहाँ के M.K. स्टालिन द्वारा मतलब कि ये औपचारिक आदेश देकर जारी किया गया है। ठीक है दोस्तों, हम बता दें पहले चरण में लगभग 1500 स्कूल लागू किए जाएंगे। ठीक है, सितंबर के हाफ तक। वहीं बात करें 33 लाख छप्पन यानी 33.56 करोड़ रुपए की लागत इसमें लगेगी। 33 लाख नहीं दोस्तों, 33.56 करोड़ रुपए। ठीक, ये आप डाटा लिख लीजिएगा एक जगह। 33.56 करोड़ रुपए की लागत लगेगी। सरकार ने कहा कि प्रारंभिक चरण में लगभग 1.14 लाख युवा इससे लाभान्वित होंगे, प्रॉफिटेबल होंगे। वहीं जिससे 1545 स्कूल इसमें लाभान्वित होगी, यानी 1545 स्कूल इससे क्या होंगे, प्रॉफिट पाएंगे दोस्तों। और उन स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे यानी 1.14 लाख बच्चे इससे प्रॉफिटेबल होंगे। ठीक, आपको बता दें शहरी क्षेत्रों में इसको 417 कस्बों और जिला केंद्रों में लगभग 163, ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 728 और दूरस्थ पहाड़ी क्षेत्रों में 237 स्कूलों में इसे शामिल किया गया है, इस योजना को। ठीक है फ्रेंड, आगे बता दें उपमा, खिचड़ी, पोंगल, रवा केसरी या सेवैयाँ केसरी जैसे विभिन्न प्रकार के नाश्ते इसमें शामिल किए गए हैं। मुख्य सचिव, यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जो डाटा मैं बोल रहा हूँ 1500 स्कूलों को सितंबर मध्य तक दोस्तों ये योजना मतलब कि मिल जाएगी। इस योजना के तहत फायदे मिल जाएंगे। और उसमें आपको बताते चले इस योजना के तहत दोस्तों 33.56 करोड़ की लागत आई है दोस्तों। ठीक, और 1.14 लाख स्टूडेंट इससे क्या होंगे, प्रॉफिटेबल होंगे, प्रॉफिट पाएंगे दोस्तों। वहीं स्कूल की बात करें 1545 स्कूल इससे प्रॉफिट पाएंगे। अगर बात करें शहरी क्षेत्रों में, तो शहरी क्षेत्रों में 417 स्कूल को इसके लिए प्रॉफिट दिया जाएगा। इसके तहत दोस्तों प्रॉफिट पाएंगे। कस्बों जिला केंद्रों में 163, ग्रामीण क्षेत्रों में 722 और दूरस्थ जो पहाड़ी क्षेत्र हैं दोस्तों 237 स्कूल इससे लाभान्वित होंगे। ठीक, ये आप लिख लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा। और अगर बात करें तो उपमा, खिचड़ी, पोंगल, रवा केसरी और सेवई केसरी जैसे विभिन्न प्रकार के व्यंजन इसके नाश्ते में दिए जाएंगे। ये आप जरूर नोट डाउन कर लीजिए। ठीक, आगे चले तो मुख्य सचिव इराई अंबू द्वारा जारी इस संबंध में सरकारी आदेश पूर्व मुख्यमंत्री कामराज में करुणानिधि और M.G. रामचंद्रन इस मतलब शामिल थे, यहाँ पर थे। ठीक है फ्रेंड, मौजूद थे, इनके मौजूदगी में ये बातें मतलब लाई गई, जारी की गई। तो ये कुछ फैक्ट हैं, आप देख सकते हैं। कुछ देखिए बच्चे तमिलनाडु में ऐसे ही मतलब भोजन कर रहे हैं, तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ब्रेकफास्ट कर रहे हैं दोस्तों। तो चलो आगे चलते हैं फ्रेंड। तो इस योजना के तहत वही बातें आपको बताई जो थी, फैक्ट थी, वही बातें हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा। हालिया रिपोर्ट के अनुसार बता दें दोस्तों, जो क्रिप्टो जैकिंग है 2022 में इसकी रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गया है, मतलब ज़्यादा इससे क्राइम हो रहे हैं। पिछली छमाही के अकॉर्डिंग दोस्तों इस छमाही में ये इसकी जो केसेस है वो ज़्यादा बढ़ी हैं। ठीक है, 66 मिलियन अमेरिकी डॉलर की वृद्धि भी हुई है इसके क्रिप्टो जैकिंग के थ्रू। ठीक है, क्रिप्टो जैकिंग के थ्रू कितने डॉलर की वृद्धि भी हुई है, 66 मिलियन अमेरिकी डॉलर की। ठीक, और ये केसेस इसके बड़े भी हैं। ठीक है, ये ऊंचाइयाँ मतलब कि ठीक, ये क्रिप्टो जैकिंग एक तरह की दोस्तों प्रॉब्लम्स भी है। ठीक, इसके थ्रू इससे बचने के लिए हम आपको आगे बताते हैं। तो लेकिन यहाँ पर अमेरिकी डॉलर की वृद्धि हुई है इस क्रिप्टो जैकिंग में, तो यहाँ पर तो आपको फायदे की तरह दिखाई दे रहा है। आगे आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं, बात करते हैं जो क्रिप्टो करेंसी की प्रणाली है उसके बारे में बात कर लेते हैं पहले। तो क्रिप्टो करेंसी एक प्रकार की डिजिटल मुद्रा है। ठीक है दोस्तों, जो क्रिप्टो करेंसी है एक तरह की कैसी है, डिजिटल मुद्रा है। ठीक है, डिजिटल मुद्रा है, डिजिटल करेंसी है। लेन देन के संबंध में सभी जानकारियाँ कूटबद्ध यानी इनक्रिप्ट होती है, यानी अगर लेन देन आप करते हैं तो इसके लिए कोई भी जो जानकारियाँ होंगी वो क्या होती है, इनक्रिप्ट होती है। विकेंद्रीय डेटाबेस सुरक्षित रखा जाता है। ठीक है फ्रेंड, आगे बात करें तो जो वही खाते होते हैं, ठीक है, वही खाते के आंकड़े को स्थानिक रूप से वितरित किया जाता है और क्रिप्टो करेंसी के प्रत्येक लेन देन को ब्लॉक के रूप में कूटबद्ध भी किया जाता है। इस प्रकार एक दूसरे को जोड़ने वाले कई ब्लॉक विकेंद्रित वही खाता, ठीक है फ्रेंड, के माध्यम से ब्लॉक चेन बनते चले जाते हैं। ठीक, बिटकॉइन की बात करें और एथेरियम की बात करें, इसके कुछ आभासी मुद्राएं हैं। ठीक है, और मोनेरा की बात करें, कैश की बात करें, बिटकॉइन, एथेरियम, मोनेरो और कैश इसके कुछ आभासी मुद्राएं हैं। ठीक है फ्रेंड, क्रिप्टो करेंसी के ऐसा अनुमान है कि दुनिया भर में 47 मिलियन से अधिक क्रिप्टो करेंसी यूजर्स हैं। ठीक है फ्रेंड,
47 मिलियंस यूजर्स हैं क्रिप्टो करेंसी के। क्रिप्टो करेंसी माइनिंग क्या है इसके बारे में बात कर ले। क्रिप्टो करेंसी कोई मुद्रित मुद्रा नहीं है ना दोस्तों, तो क्रिप्टो करेंसी कोई मुद्रित मुद्रा नहीं है, अपितु माइनिंग की प्रक्रिया द्वारा सत्यापित या निर्मित किया जाता है। ये माइनिंग की प्रोसेस के द्वारा दोस्तों क्या किया जाता है, क्रिप्टो करेंसी बनाई जाती है। क्रिप्टो करेंसी माइनिंग नामक एक प्रक्रिया के माध्यम से बनाई जाती है। ये जो क्रिप्टो करेंसी एक माइनिंग नामक एक प्रोसेस होता है, प्रक्रिया होती है, सिस्टम, उसके थ्रू ये बनाई जाती है। माइनिंग की प्रक्रिया में माइनर्स द्वारा हाई एंड प्रोसेसर को उपयोग किया जाता है, यानी जो यूजर्स होता है दोस्तों, वो माइनिंग जब करता है तो उसे हाई एंड प्रोसेसर की ज़रूरत होती है। ठीक है, हाई एंड प्रोसेसर की ज़रूरत होती है। क्रिप्टो करेंसी माइनिंग की जो चुनौतियां हैं उसके बारे में बता दें तो इसकी लागत बहुत अधिक है, हाई एंड प्रोसेसर का उपयोग किया जाता है जो कि बहुत महंगा होता है फ्रेंड। संपूर्ण माइनिंग प्रक्रिया में विद्युत बहुत अधिक खपत होती है, यानी जो भी माइनिंग प्रक्रिया प्रोसेस चलती है इसकी क्रिप्टो करेंसी की, उसमें बहुत ही ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ किया जाता है। ठीक है, क्रिप्टो जैकिंग की प्रक्रिया की बात करें तो क्रिप्टो जैकिंग में इंटरनेट सर्वर और निजी कंप्यूटर या फिर स्मार्टफोन के मैलवेयर इंस्टॉल कर क्रिप्टो करेंसी की माइनिंग की जाती है। क्रिप्टो जैकिंग जो है एक तरह की दोस्तों क्या है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें मैलवेयर के थ्रू, यानी किसी भी सर्वर में या कंप्यूटर में क्या या स्मार्टफोन में मालवेयर के थ्रू इंस्टॉल कर लिया जाता है और क्रिप्टो करेंसी के उस मतलब की पर्टिकुलर डिवाइस से माइनिंग की जाती है क्रिप्टो जैकिंग के थ्रू। ठीक है, क्रिप्टो करेंसी मैंने बताया क्रिप्टो करेंसी कैसे ग्रोथ करती है, ये माइनिंग की एक प्रोसेस होती है, उसके थ्रू जितना आप माइनिंग करेंगे उतना आपकी क्रिप्टो करेंसी ग्रोथ करेगी। ये एक प्रणाली है। ठीक है दोस्तों, और आपको बताते चले जो क्रिप्टो करेंसी है उसके लिए हाई एंड प्रोसेसर की ज़रूरत होती है, यानी डाटा हाई स्पीड की ज़रूरत होती है, जिसके लिए बहुत ज़्यादा बिजली की भी ज़रूरत होती है। आपको बताते चले फ्रेंड, बिजली की ज़्यादा ज़रूरत होती है, बहुत खपत होती है इसकी माइनिंग करने में। ठीक, तो अब हम क्रिप्टो जैकिंग की बात करते हैं। क्रिप्टो करेंसी एक नहीं है, क्रिप्टो करेंसी और क्रिप्टो जैकिंग इससे अलग है। जो क्रिप्टो जैकिंग होती है, क्रिप्टो करेंसी में माइनिंग कर क्रिप्टो करेंसी के ग्रोथ कराने के लिए जो माइनिंग की जाती है उसको मतलब कि अदर किसी डिवाइस में या सर्वर में या इंटरनेट में या कंप्यूटर में या स्मार्टफोन में मालवेयर के थ्रू इंस्टॉल कराया जाता है और उस डिवाइस से पर्टिकुलर माइनिंग की जाती है। ठीक है, उस डिवाइस का डाटा यूज़ करके माइनिंग की जाती है। आपको बता दें अधिकांश अन्य प्रकार के जो मालवेयर होते हैं इसके विपरीत क्रिप्टो जैकिंग में कंप्यूटर के डाटा का उपयोग नहीं किया जा सकता, यानी कुछ ऐसे मतलब कि मालवेयर होते हैं जिसके 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 जिसका यूज़ कर आप क्रिप्टो जैकिंग का अदर किसी कंप्यूटर में अदर डाटा का यूज़ नहीं कर सकते। लेकिन कुछ ऐसे मालवेयर हैं जो कि मतलब कि हैकिंग वाले मालवेयर जैसे, ठीक है, जो गलत तरीके से यूज़ किए जाते हैं, तो वो मालवेयर दूसरे के डिवाइस में इंस्टॉल कर लिए जाते हैं और उसके थ्रू वहाँ से माइनिंग होती है। ठीक है, माइनिंग उसका डाटा यूज़ करके माइनिंग की जाती है। क्रिप्टो जैकिंग का जो प्रभाव है आपको बताते चले, कंप्यूटर सिस्टम की कार्यप्रणाली धीमी हो जाती है। अगर आपका क्रिप्टो जैकिंग हुई है आपकी मोबाइल की या आपकी डिवाइस की, तो आप बता दें जो आपकी मोबाइल है वो प्रोसेस करना कम कर देती है। ठीक है, विद्युत उपयोग भी बढ़ जाता है आपका। ठीक, और स्मार्टफोन की बैटरी अचानक ही खत्म होने लगती है, यानी जो आपकी स्मार्टफोन है उसकी बैटरी क्या होती है, अगर मान लीजिए आपको क्रिप्टो जैकिंग हुई है आपके मोबाइल में, तो जो स्मार्टफोन की जो बैटरी है आपके अचानक क्या होने लगती है, खत्म होने लगती है, आप यूज़ भी नहीं करते, खत्म होने लगती है। हार्डवेयर बहुत अधिक नुकसान होता है, यानी आपके जो स्मार्टफोन होते हैं या फिर कुछ भी आपके कंप्यूटर होते हैं इसके हार्डवेयर क्या होते हैं, बहुत ही जल्दी से डैमेज होते हैं। बता दें एंड्रॉयड जो फ़ोन होता है उस पर खतरा ज़्यादा है, यानी क्रिप्टो जैकिंग का जो खतरा ज़्यादा है वो किस पर है, एंड्रॉयड फ़ोन पर है। ठीक है, माइनिंग भी बहुत ज़्यादा खर्चीला होता है और ज़्यादा प्रोसेस मतलब कि डाटा लेता है दोस्तों प्रोसेस करने के लिए, तो जिसके तहत जो भी मतलब कि जो क्रिप्टो जैकिंग करने वाले क्राइम लोग होते हैं वो लोग ज़्यादातर एंड्रॉयड लोगों को ही चूज़ करते हैं। ठीक है, आपको बता दें क्रिप्टो जैकिंग एंड्रॉयड स्मार्टफोन का ज़्यादा खतरा होता है। एप्पल अपने फ़ोन में इंस्टॉल होने वाले ऐप को ज़्यादा नियंत्रित करता है, यानी आपको बता दें जो एप्पल आईफोन है वो मैलवेयर जो इंस्टॉल होते हैं उनको ज़्यादा मतलब कि कंट्रोल करता है, इसलिए हैकर्स आईफोन में कम निशाना बनाते हैं, यानी जो भी मतलब कि हैकर्स होते हैं वो आईफोन में कम मतलब कि क्या करते हैं, निशाना बनाते हैं, वो ज़्यादातर एंड्रॉयड पर निशाना बनाते हैं क्योंकि उसमें कंट्रोलर सिस्टम ज़्यादा नहीं होता है एज़ कंपेयरिंग आईफोन के, और आईफोन में ज़्यादा मतलब कि कंट्रोलर सिस्टम होते हैं, कंट्रोलर यूज़ होते हैं, तो जिससे कोई भी जो कर रहा है क्रिप्टो जैकिंग कर रहा है अदर किसी डिवाइस से डाटा यूजेस कर रहा है, माइनिंग कर रहा है लेकर डाटा, तो वो आईफोन के कंपेयरिंग एंड्रॉयड में ये ज़्यादा कर पाता है और सफिशिएंट भी होता है उससे। ठीक है, क्योंकि उसमें ज़्यादा कंट्रोल होता नहीं एंड्रॉयड में, जबकि वहीं आईफोन में तो एप्पल ने इसके लिए पूरी तरीके से तैयारी रखी है अपनी। आपको बताते चले जो क्रिप्टो जैकिंग है, क्रिप्टो जैकिंग मैंने आपको बता दी, तो क्रिप्टो जैकिंग एक तरह का हमला है, अटैक है, जहाँ जब आप स्टार्टिंग में पढ़े थे दोस्तों कि क्रिप्टो जैकिंग, जब मैंने फर्स्ट टॉपिक बताया था क्रिप्टो जैकिंग के बारे में, तो वहाँ पर कितने मिलियन रुपीज़ का फ़ायदा, 47 मिलियन रुपीज़ का फ़ायदा बताया था ना इस मार्केट में, तो आपको अब पता चला है, यानी क्रिप्टो जैकिंग असल में क्या है, एक क्राइम है, एक ना एक गलत तरीके से डाटा मतलब कि सही तरीके से भी डाटा यूज़ होता है, जैसे कि आप ऐसे मालवेयर यूज़ करिए, आप अपने ही डिवाइस में उसे ऑन करिए और उसे इसी से माइनिंग करिए। ठीक है, लेकिन या फिर किसी से बता कर करिए तो ये क्राइम नहीं है, लेकिन किसी को बताए बिना किसी के दूसरे के मोबाइल में एंड्रॉयड में आप उसका डाटा यूज़ कर माइनिंग करते हैं, तो ये एक तरह का क्या है, क्राइम है। तो क्रिप्टो जैकिंग एक तरह का क्राइम प्रोसेस बन जाता है जब आप क्राइम की तरह उसे यूज़ करते हैं। ठीक, ये इससे माइनिंग की जाती है। ठीक,
यही चीज़ें हैं, आपको बताते चलो। तो आप इसका पर्टिकुलर वही जो पीछे मैंने बताया वही सब बातें हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक, हम क्रिप्टो जैकिंग कैसे वर्क करता है तो ये मैंने भी आपको बता देना है, आपको बताना ही पड़ेगा ये चीज़ दोस्तों। तो मैं चलिए बात करते हैं जो कंप्यूटर पर क्रिप्टो माइनिंग कोड लोड करने के लिए करने वाले ईमेल में यानी आपको बता दें जो कंप्यूटर होता है उसमें क्रिप्टो माइनिंग कोड लोड करने वाले ईमेल में मैं जो मेला क्यूस लिंक क्लिक करने के लिए पीड़ित को प्राप्त करके ना दोस्तों, और किसी वेबसाइट या ऑनलाइन विज्ञापन को जावास्क्रिप्ट कोड से संक्रमित करके या पीड़ित के ब्राउज़र को लोड होने के बाद स्वतः निष्पादित कर ठीक है, ये इसके कुछ वो हैं। तो कैसे ये वर्क करता है, तो अगर कोई भी इससे प्रॉब्लम है तो वो उसके मतलब कि क्या होता है कि क्रिप्टो जैकिंग कैसे की जाती है। कोई भी पीड़ित है, मतलब कोई भी व्यक्ति अगर किसी के मोबाइल या एंड्रॉयड में पहले क्या करेगा, पहले मालवेयर को क्या करेगा, उसमें इंस्टॉल कराएगा। ठीक है, ईमेल के थ्रू उसे मालवेयर भेजेगा और उसके थ्रू अगर वो उस ईमेल को देखता है तो तुरंत ही मालवेयर क्या हो जाता है, उसमें डाउनलोड हो जाता है, इंस्टॉल हो जाता है। जैसे जब उसमें मालवेयर इंस्टॉल हो जाता है तो वो जो बंदा है जो मतलब जैकिंग कर रहा है उस पर्टिकुलर एंड्रॉयड को अपने कंट्रोल में ले लेता है। ठीक है फ्रेंड, तो और उसमें जो वेबसाइट होती है जो जावास्क्रिप्ट कोडिंग कर वो मतलब कि उसके एंड्रॉयड को जावास्क्रिप्ट कोडिंग कर उसके मतलब कि एंड्रॉयड को क्या कर लेता है फ्रेंड, अपने मतलब कि अपने अंडर में ले लेता है और उससे उसके डाटा को यूज कर माइनिंग करता है। ठीक, यही बातें हैं। आगे विधि आपको मैंने बता दी है, तो कुछ विधियां हैं इसके बारे में आप देख सकते हैं। मैं शॉर्ट फॉर्म में बताता चल रहा हूँ। स्क्रिप्ट जो एम्बोड करने के लिए एक डिवाइस पर काबू पाना भी जरूरी है। अगर आपको जैसे कि क्रिप्टो जैकिंग के काम करने की विधि को बता दें तो स्क्रिप्ट एम्बोड करने के लिए एक डिवाइस पर काबू करना है दोस्तों। ठीक ठीक, और क्रिप्टो माइनिंग स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट करना होगा और क्रिप्टो माइनिंग भी शुरू करनी होती है। ठीक, एल्गोरिदम का जो हल है, तो स्क्रिप्ट जटिल एल्गोरिदम को हल करने के लिए कंप्यूटर पावर का उपयोग करता है। ठीक है, एल्गोरिदम को हल करने के लिए कंप्यूटर पावर का उपयोग यूज़ करता है जिसे ब्लॉक कहा जाता है। ठीक, यानी जो भी मतलब एल्गोरिदम है उसको सॉल्व करने के लिए स्क्रिप्ट जटिल अगर कोई मतलब टफ मतलब स्क्रिप्ट है तो उसे एल्गोरिदम सॉल्व करने के लिए कंप्यूटर पावर का यूज़ करता है जिसे हम ब्लॉक कहते हैं। ठीक, क्या कहते हैं, ब्लॉक कहते हैं। इन ब्लॉकों को एक ब्लॉक चेन में जोड़ दिया जाता है। यह तकनीकी क्रिप्टो करेंसी के बारे में डिजिटल जानकारी संग्रहित करती है। ठीक, इससे क्रिप्टो करेंसी को जो यूज़ करने वाले माइनिंग करने वाले हैं उसको हेल्प भी मिलती है। इसके लिए अगर आपको बचना है इससे तो आपको क्या करना होगा कि क्रिप्टो करेंसी से तो उसके लिए वेबसाइट की अपनी निगरानी करनी होगी। नई क्रिप्टो जैकिंग प्रवृत्तियाँ हैं उसको अवगत रहना पड़ेगा, यानी अवेयरनेस अपने अंदर रखनी होगी। यानी जो नए क्रिप्टो जैकिंग की प्रवृत्तियाँ हो रही हैं उससे अवेयरनेस मतलब कि जागरूक रहना पड़ेगा। और विश्वसनीय क्रिप्टो समाचार को भी शामिल करना होगा अपनी लाइफ में। डेली बेस लाइफ में आपको जो क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड न्यूज़ हैं, समाचार हैं, व्यवधान है, प्रावधान है, उसको आपको समझना होगा, जानकारी प्राप्त करनी होगी। मेलवेयर के लिए स्कैन करें, यानी मेलवेयर के लिए स्कैन करना, ये तो मतलब कि मेलवेयर को स्कैन कर क्रिप्टो माइनिंग भी की जाती है। ठीक है, आपको बता दूं कोई जैसे कि आप कोई भी स्कैनिंग मेलवेयर को स्कैन करके भी इंस्टॉल करा करके क्या किया जाता है, क्रिप्टो करेंसी की माइनिंग की जाती है। क्रिप्टो जैकिंग के उदाहरण की बात कर ले दोस्तों, तो फरवरी 2018 में एक स्पेनिश साइबर सुरक्षा फर्म पांडा सिक्योरिटी ने घोषणा की कि एक क्रिप्टो जैकिंग स्क्रिप्ट जैसे कि वाना माइन उपनाम से जाना जाता है, यानी जो क्रिप्टो जैकिंग स्क्रिप्ट है उसे वाना माइन के नाम से भी जाना जाता है। दुनिया भर में कंप्यूटरों में भी फैल गई थी। ठीक है, वाना माइन जो क्रिप्टो जैकिंग स्क्रिप्ट थी ये उपनाम से दुनिया भर में क्या हुई थी, फैली हुई थी। नए मालवेयर जो वेरिएंट है का इस्तेमाल क्रिप्टो करेंसी मोनेरो के माइन करने के लिए किया जा रहा था। ठीक, 2019 में 8 अलग अलग ऐप जिन्होंने गुप्त रूप से क्रिप्टो करेंसी को डाउनलोड करने वाले संसाधनों के साथ खनन किया था, जिन्हें माइक्रोसॉफ्ट स्टोर के बाहर निकाल दिया गया था। ठीक है, तो 8 अलग अलग ऐप को दोस्तों जो क्रिप्टो करेंसी को डाउनलोड करने के साथ साथ उनके खनन के लिए, माइनिंग के लिए मतलब यूज़ हो रहे थे, तो 2019 माइक्रोसॉफ्ट स्टोर द्वारा उसे बाहर दिया गया था, एग्जिट कर दिया गया था। ठीक है, ठीक, यही बातें हैं। आगे वही क्रिप्टो जैकिंग के बारे में दोस्तों पूरी विस्तृत है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक, तो इसके लिए आपको क्रिप्टो जैकिंग से बचना है दोस्तों, तो आपको अपनी आईटी टीम जो है उसको प्रशिक्षित करनी पड़ेगी। ठीक है, अच्छे तरीके से, और अपने कर्मचारियों को भी इसके बारे में प्रशिक्षित करना पड़ेगा। ठीक है, अच्छे प्रॉपर तरीके से टीच कराना पड़ेगा दोस्तों। ठीक है, उनको इसके बारे में नॉलेज प्रोवाइड कराना पड़ेगा, तभी आपकी कंपनी है और आपके जो भी मतलब कि कंपनी बनाए आप वो बच सकती है आपकी। तो आपकी आई टीम को भी प्रशिक्षित अच्छे से करना होगा। ठीक, ये क्रिप्टो विज्ञापन के अवरोधक के प्रयोग हैं, ये आगे आप देख सकते हैं, तो आप इसे भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इस पर्टिकुलर पेज को। ठीक है फ्रेंड, इसमें वही सब बातें जो मैंने आपको पिछले चीज़ों में बताई हैं। ठीक,
चलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड अवार्ड यानी कृषि अवसंरचना कोष पुरस्कार। ठीक है दोस्तों, तो बता दें कि केंद्र सरकार ने आत्मनिर्भर पैकेज के अंतर्गत 2 साल पहले 2020 में कृषि अवसंरचना कोष की शुरुआत की थी, अवार्ड की शुरुआत की थी। ठीक है, यानी 2 साल पहले 2020 में इसकी क्या हुई थी दोस्तों, 2020 में दोस्तों इसकी क्या हुई थी, मतलब कि शुरुआत हुई थी इस कोर्स की। ठीक, जिसके अंतर्गत आपको बता दें, जिसके अंतर्गत फसल के बाद मैनेजमेंट की बुनियादी ढांचे को, सामुदायिक कृषि और परिसंपत्तियों के निर्माण को इन्वेस्टमेंट के लिए माध्यम से अवधि प्रदान की जाती थी। यानी कि जो कृषि और सामुदायिक कृषि परिसंपत्तियां, उसके निर्माण और इन्वेस्टमेंट के लिए मध्यम अवधि प्रदान की जाती थी, एक मीडियम ड्यूरेशन प्रोवाइड कराई जाती थी। ठीक है, इस सुविधा के रूप में सरकार की ओर से किसानों को 3% का ब्याज भी दिया जाता था। यानी कि जो सरकार थी वो किसानों को कितने % की ब्याज देती थी इसके तहत, तो 3% का ब्याज देती थी। ठीक है फ्रेंड, और आर्थिक सहायता और 2 करोड़ रुपए, यानी आपको बता दें 3% का जो ब्याज देती थी। ठीक है, और आर्थिक सहायता में बात करें तो 2 करोड़ रुपए तक की शुल्क पर क्रेडिट गारंटी और फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेस की ओर से भी दी जाती थी। ठीक है, 2 करोड़ रुपए का मुआवजा भी दिया जाता था इसके तहत। ठीक है फ्रेंड, बातें करें तो योजना के मौजूदा केंद्र सरकार ने राज्य सरकार की योजनाओं के साथ जोड़ा गया है। यानी इस पर्टिकुलर योजना को अब राज्य सरकार के साथ भी जोड़ा गया है। ठीक, तो दोस्तों ये जो मतलब कि ये जो अवार्ड था, तो नरेंद्र तोमर जी ने सभी को, मतलब कि बैंकों को नरेंद्र तोमर जी के द्वारा बैंकों को, जो यानी उच्च लेवल पर काम कर रही हैं माइक्रो फाइनेंस कंपनियां, बैंकें हैं जो दोस्तों, उनको सम्मानित किया गया, पुरस्कार दिया गया नरेंद्र तोमर जी के द्वारा, जो हमारे क्या है, कृषि मंत्री हैं। ठीक है, कृषि मंत्री हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर कौन है, नरेंद्र तोमर जी हैं, उनके द्वारा प्रोवाइड कराई गई, यही बातें हैं न्यूज़ में। तो बताते चले दोस्तों कि कृषि उत्पादों की दृष्टि से आज भारत दुनिया का अग्रणी देशों में शामिल है। ये तो आप जानते हैं दोस्तों, जो कृषि के उत्पाद प्रोड्यूसिंग के मामले में भारत क्या है, सभी देशों से आगे है, अग्रणी देश है। इस क्षेत्र में आगे बढ़ना है तो चुनौतियों की पहचान कर उस पर विजय प्राप्त करनी होगी ही। और देश में 86% यानी 86% जो है दोस्तों छोटे किसान है। ठीक है, कितने %? 86%। उन्होंने बताया कि छोटे किसान है दोस्तों, जिनके पास 2 हेक्टेयर से भी कम, यानी इनके पास 2 हेक्टेयर से भी कम क्या है, मिनिमम ज़मीनें हैं। ठीक है, ज़मीनें हैं। ठीक है, उस ज़मीन पर वो खेती करते हैं पर्टिकुलर। और जो वही देश के 55 से लेकर 69% आबादी है दोस्तों, कृषि पर भी निर्भर है देश की। यानी जो मतलब 2 हेक्टेयर से मतलब कि कम ऐसे किसान हैं, जो 86% किसान हैं दोस्तों, छोटे किसान हैं, जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम ज़मीनें हैं, जिस पर वो खेती करते हैं। और देश की बात करें तो 55 से लेकर 69% लोग ऐसे हैं जो मतलब कि किस पे डिपेंडेड है, एग्रीकल्चर पर ही डिपेंड है। ठीक है, बताते चले नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई पिछले 8 वर्षों में लगातार प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने ये बताया कि इसको लेकर, इस प्रावधान को लेकर पिछले 8 सालों से मतलब कि उनके गवर्नमेंट में मतलब कि कई ढेर सारी योजनाएं लाई गई हैं। ठीक, प्रयास किए जा रहे हैं। केसीसी को 7 लाख करोड़ रुपए से बढ़ाकर 16.5 लाख करोड़ रुपए कर दिया गया। यानी जो केसीसी है उसको 7 लाख रुपए से बढ़ाकर कितना, 16.5 लाख रुपए करोड़ कर दिया गया है। दोस्तों ये आप जो डाटा बता रहा हूँ वो आप लिख सकते हैं। ठीक, ज़्यादा ठीक कर रहा हूँ। और इसके साथ ही किसानों को 10,000 एफपीओ बनाने का काम किया जा रहा है। यानी 10,000 एफपीओ बनाने का क्या दोस्तों काम भी जारी है। ठीक है, एफपीओ बनाने का काम भी जारी है 10,000 किसानों के लिए। ठीक, आगे चलते हैं दोस्तों। तो नेक्स्ट हमारा है 44th जो चेस ओलंपियाड है, उसका उद्घाटन मोदी जी करेंगे। ठीक है दोस्तों। ठीक, तो 28 जुलाई को मतलब कि इसका उद्घाटन हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बृहस्पतिवार को दोस्तों 44th चेस ओलंपियाड का उद्घाटन किया। ठीक है दोस्तों, उन्होंने किया। ठीक, तमिलनाडु राज्य में एन रवि मतलब कि RN रवि, मुख्यमंत्री MK स्टालिन और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर जवाहरलाल नेहरू इंडोर स्टेडियम में होने वाले उद्घाटन के समारोह में शामिल थे। ठीक है, उस उद्घाटन समारोह में कौन कौन शामिल था दोस्तों, यानी 28 जुलाई को दोस्तों ये मतलब कि मोदी जी द्वारा 44th चेस ओलंपियाड का उद्घाटन किया गया है दोस्तों। तो वहाँ पर राज्यपाल RN रवि और मुख्यमंत्री MK स्टालिन और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर जी उपस्थित है। ये जो ओलंपियाड है दोस्तों जवाहरलाल नेहरू इंडोर स्टेडियम में होने वाला है। ठीक, बताते चले तो शतरंज ओलंपियाड का आयोजन यहाँ से 50 किलोमीटर दूर मामल्लपुर में हो रहा है। ठीक है, यानी तमिलनाडु से 50 किलोमीटर दूर मामल्लपुर में हो रहा है। ठीक, पहली बार ओलंपियाड भारत में हो रहा है, ये पहली बार, यानी फर्स्ट टाइम ये ओलंपियाड जो है 44th ओलंपियाड भारत में मतलब आयोजित किया गया है दोस्तों। इसमें बता दें ओपन वर्ग में 188 और महिला वर्ग में 168, यानी ओपन वर्ग में बात करें तो 188 और महिला वर्ग में 168 मतलब कि खिलाड़ी उतरेंगे। इसकी मसाल रिले पिछले 40 दिनों से 75 शहरों में होती हुई यहाँ पहुँची है। यानी पिछले 40 दिनों में 75 शहरों से इसकी मसाल जो है दोस्तों होती हुई यहाँ पहुँची है, उस जवाहरलाल नेहरू इंडोर स्टेडियम में। ठीक, इंडोर स्टेडियम बात करें तो ये मतलब कि जानकारी
मोदी जी ने ट्वीट कर दी थी, ठीक, इसके बारे में बताया था। उन्होंने बताया था कि हमारे लिए यह सम्मान की बात है, इसका आयोजन भारत में हो रहा है। उन्होंने ट्वीट कर बताई थी कि यह सम्मान की बात है, जो 44th ओलंपियाड हो रहा है, वो चेस ओलंपियाड हो रहा है, वो भारत में हो रहा है, ठीक। और तमिलनाडु सरकार को इसको मतलब इस शतरंज का मतलब 44th ओलंपियाड कराने का गौरव प्राप्त हुआ है, ठीक फ्रेंड, ये लिखकर बताया उन्होंने। ओलंपियाड रूस में होना था, जैसा कि हम बता दें दोस्तों, तो जो ओलंपियाड है उसको रूस में ऑर्गेनाइज कराया जाना था, लेकिन यूक्रेन रूस का जो सैन्य हमला हुआ, इससे उसकी मेजबानी छीन ली गई, ठीक है फ्रेंड। और आनंद समेत शतरंज धुरंधर का मानना है कि इसके आयोजन में तमिलनाडु शतरंज को लोकप्रियता और बढ़ेगी। जो आनंद जी हैं, उनका मानना है कि इससे तमिलनाडु में शतरंज की लोकप्रियता भी बढ़ेगी, ठीक है, वहाँ पर होने से। आपको बता दें तो इसका जो शुभंकर है, ओलंपियाड का शुभंकर है, तो थम्बी है, ठीक है, थम्बी, ठीक। चलिए फ्रेंड, आगे चलते हैं। तो यही बातें हैं, वही बातें बताई गई हैं जो मैंने आपको बताया। तो चलिए, आपको बता दें दोस्तों कि ये जो ओलंपियाड हो रहा है, इसमें रूस चाइना नहीं है दोस्तों, ठीक है, भाग नहीं लिया है। रूस और चीन की अनुपस्थिति में आपको बता दें मुकाबला थोड़ा आसान हो गया, भारत के लिए जो मुकाबला है बहुत ही थोड़ा आसान हो गया है। लेकिन इसमें बता दें दोस्तों, जो टीम में है अन्य खिलाड़ी हैं, उनको चमक बिखेरने का मौका है। अमेरिका की टीम भी इसमें है, ठीक है, जिसमें फैबियो कारुआना, वेस्ले सो लेओना, ओरेनियन, सैम सैकलेंड्स और लीनियर डेमोनिज जैसे खिलाड़ी शामिल हैं, ठीक है फ्रेंड। आगे बात करें दोस्तों, जिससे वो खिताब की प्रबल दावेदार भी बन गई है, यानी अमेरिका जो है दोस्तों, इसकी प्रबल दावेदार भी बन गई है। उसकी ELO रेटिंग की बात करें तो 2771 है, ठीक है, जो उसकी औसत ELO रेटिंग है अमेरिका की, उसकी बात करें तो, ठीक। भारत ने नॉर्वे को ट्रामोट्सो में 2014 में खेले गए ओलंपियाड में ओपन वर्ग में कांस्य पदक जीता था। बता दें दोस्तों, 2014 में जो ट्रामोट्सो में नॉर्वे में खेला गया था ओलंपियाड, उसमें भारत क्या जीता था दोस्तों, ब्रॉन्ज मेडल जीता था, ठीक। जबकि 2020 में ऑनलाइन ओलंपियाड में रूस के साथ संयुक्त विजेता भी रहा था, यानी ऑनलाइन जो ओलंपियाड हुआ था उसमें रूस के साथ वो संयुक्त विजेता था। भारत 2021 में कांस्य पदक हासिल किया था, ठीक है। 2021 में फिर से कांस्य पदक भारत ने ब्रॉन्ज मेडल जीता था, ठीक। अब फिर से सोने की तमगा जीतने का स्वर्णिम अवसर भारत को अपने देश में ही हो रहा है, तो भारत को गोल्ड जीतने का ये अपॉर्चुनिटी है, ठीक है दोस्तों। दूसरी वरीयता प्राप्त भारत ए जहां खिताब के दावेदारों में शामिल है, वहीं भारत बी टीम भी, जो भारत की ए टीम है, वो प्रबल दावेदार है खिताब को जीतने के लिए। और जो भारत की बी टीम है वो भी बहुत ही प्रतिभावान है, वो भी जीत सकती है। आपको बता दें, गुकेश और प्रज्ञानंद के अलावा निहाल सरीन और रौनक साधवानी और अनुभवी भी अधिबान शामिल है, ठीक है फ्रेंड। और कोच रमेश के अनुसार वे किसी भी टीम को हराने में सक्षम भी है। कोच रमेश है, कोच कौन है, रमेश है जी हैं, ठीक। यह खेल आपको बता दें, लंबी अवधि की प्रतियोगिताओं में खिलाड़ियों को पूरे 11 दौरे तक खुद को प्रेरित रखना होगा, यानी खुद को मोटिवेट रखना होगा, उन्होंने ये भी कहा, ठीक है, खिलाड़ियों को। बता दें, कोनोरू हम्पी और डी हरिका की जो टीम है वो स्वर्ण की प्रबल दावेदार भी है। भारतीय टीमें इस प्रकार हैं, उनके बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों। तो ओपन ए में है दोस्तों विदित एस गुजराती, पी हरिकृष्ण, अर्जुन एरेगैसी, SL नारायणा, के शशि किरण, ठीक है। बी टीम में निहाल सरीन, डी गुकेश, आर प्रज्ञानंद, बी अधिबान, रौनक साधवानी। सी में सुए संखी गांगुली, SP सेथुरमन और अभिजीत गुप्ता, कार्तिकेयन मुरली और अभिमन्यु पुरडाकी। महिला ए में बात करें तो केनूरू हम्पी, डी हरिका और वैशाली तनिया, सचदेव भक्ति कुलकर्णी। बी की बात करें तो वंतिका अग्रवाल, सौम्या स्वामीनाथन, मैरी एन गोम्स, पद्मिनी राउत, दिव्या देशमुख। और सी में बात करें तो दोस्तों ईसा करवड़े, सहिती वर्षिनी, प्रत्युषा बुड्डा, पीवी नदिंधा और विश्व वसनावा, ठीक। बात कर लें, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों चानू का क्लीन गोल्ड, यानी कॉमनवेल्थ से रिलेटेड हमारा टॉपिक है दोस्तों। तो चानू का क्लीन गोल्ड, यानी जो मीराबाई चानू जी हैं, ओलंपिक में भी मेडल लेकर आई थी दोस्तों, टोक्यो ओलंपिक में दोस्तों, ठीक है। तो पहला मेडल इन्होंने जीता था, तो यहाँ पर भी गोल्ड मेडल इन्होंने जीता है, ठीक है फ्रेंड। तो बता दें, कॉमनवेल्थ गेम्स में 2022 में भारत ने अपना पहला गोल्ड मेडल जीता है दोस्तों। और स्टार वेट लिफ्टर मीराबाई चानू ने 49 kg वेट कैटेगरी, 49 याद रखना दोस्तों, 49 kg के वेट कैटेगरी में देश का पहली उपलब्धि हासिल कराई गोल्ड को लेकर, ठीक है फ्रेंड। वो ऐसा कुल मिलाकर वो कितना वजन उठाई थी, 201 kg वेट उठाई थी, ठीक है। और गेम्स में रिकॉर्ड भी किया और अपना पहला स्थान भी हासिल किया, और इसके साथ भारत को एक गोल्ड भी जिताया है मीराबाई चानू, ठीक है दोस्तों। बताते चले, ये देख लीजिए पर्टिकुलर वीडियो है, एक मोटिवेशन के लिए आपको बताते चले दोस्तों। तो ये पर्टिकुलर वीडियो आप सीन जरूर कीजिए, 50 सेकेंड का है, सुनिए। तो दोस्तों देख रहे हैं ना, 50 सेकेंड का ये वीडियो है दोस्तों। तो इनका फाइनल में जो था
वही सीन है दोस्तों, फाइनल में इन्होंने जो वेट लिफ्टिंग की थी उसका ये वीडियो है फ्रेंड। देखिए दोस्तों, मुस्कान बिखेर रही हैं दोस्तों। ये खुशी दोस्तों अपने आप में एक अलग ही होती है, अगर आप वर्ल्ड लेवल पर कोई ऐसा काम कर जाते हैं तो दोस्तों आप भी अपने लाइफ में जो भी करना है वर्ल्ड लेवल पर आप करिए दोस्तों, ठीक है। इससे देश का नाम रोशन होगा दोस्तों, और आपको जो खुशी मिलेगी वो दोस्तों किसी और भी खुशी से बहुत ज़्यादा होगी दोस्तों। ये अपने आप में दोस्तों बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है इनके लिए, ठीक है फ्रेंड। आगे चलते हैं, आपने वीडियो देखा, सीन किया। हम बात करें दोस्तों तो बता दें तो मीराबाई चानू जी ने पहले प्रयास में दोस्तों जो इनका फर्स्ट कोशिश था उसमें 84 केजी यानी कितना 84 केजी वेट को उठाया था। दूसरे प्रयास में 88 केजी इन्होंने उठाया था दोस्तों, और तीसरे प्रयास में 90 केजी का वजन उठाया था। इसमें सफल लेकिन प्रयास किया, लेकिन इसमें सफल भी नहीं हो पाई थी। बट मीराबाई ने क्लीन एंड जर्क में अपने पहले प्रयास में 109 केजी का मतलब कि वेट उठाया था, ठीक है दोस्तों। ठीक, गोल्ड मेडल पक्का कर लिया, यानी जब वो लास्ट में क्लीन एंड जर्क में अपने पहले प्रयास में 109 केजी वेट उठाई तो अपना गोल्ड वो पक्का भी कर ली थी। दूसरी कोशिश में उन्होंने 113 केजी का मतलब कि क्लीन एंड जर्क में दूसरे कोशिश में 113 केजी का वेट उठाया था। वहीं तीसरी बार की बात करें तो 114 केजी का वेट उठाया था इन्होंने क्लीन एंड जर्क में, ठीक फ्रेंड। और वो सफल भी हो गए और गोल्ड मेडल जीती। इसके तहत अगर देखेंगे दोस्तों तो क्लीन एंड जर्क सब मिलाकर, स्नैच और क्लीन एंड जर्क मिलाकर 201 केजी का इन्होंने पूरा वेट लिफ्टिंग की है, 201 का, तो आपको याद होना चाहिए। वहीं दूसरे नंबर पे जो थी मॉरिशस की मैरी रनाई वोसोवा, ये 172 केजी वेट लिफ्टिंग उठाई थी, ठीक है। इन्होंने सिल्वर मेडल जीता। वही कनाडा की जो हाना कमांस्की है वो 117 केजी का वेट उठाई थी टोटल मिलाकर, उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है, ठीक है फ्रेंड। बात कर लेते हैं दोस्तों, ये सिल्वर मेडल, भारत को पहला सिल्वर मेडल जिताया था दोस्तों साकेत ने, ठीक है। वो फाइनल में दोस्तों घायल भी हो गए थे। देखिए यहाँ पर आप पर्टिकुलर इस पिक्चर में पिक में देख सकते हैं, अपने मतलब हाथ में प्लास्टर बंधा हुआ है इनके। तो ये सिल्वर यानी पहला मतलब जो मेडल आया था वो सिल्वर का ही आया था इस बार कॉमनवेल्थ गेम्स में, ठीक है फ्रेंड। वो भी सिल्वर आया था, साकेत जी ने वेट लिफ्टिंग में दिलाया था। और लास्ट टाइम में जो फाइनल वो खेल रहे थे तो इनको चोटें आई थी, तो उनके हाथ में देख सकते हैं फ्रैक्चर आया है दोस्तों, तो प्लास्टर उनके हाथ में, ठीक। बताते चले, संकेत ने पहला मेडल दिलाया है। शनिवार के ही दिन इन्होंने मेडल का खाता खोला था भारत के लिए, ठीक है फ्रेंड। वेट लिफ्टर संकेत महादेव ने शनिवार को मेंस में बता दें तो 55 केजी वेट कैटेगरी में देश को पहला मेडल दिलाया था, वो भी सिल्वर, ठीक। मलेशिया के मोहम्मद अनीद जो मलेशिया के मोहम्मद अनीद है वो मतलब कि गोल्ड मेडल जीते थे, ठीक है फ्रेंड। बता दें मेंस में 61 केजी कैटेगरी में गुरु राजा पुजारी ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। और वहीं अगर बात करें जो कि 61 केजी कैटेगरी में जो गुरु राजा पुजारी जी हैं उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। और साकेत जी क्या जीते हैं दोस्तों, तो साकेत जी 55 केजी में सिल्वर मेडल जीते हैं। वहीं अजनील मोहम्मद और ने सिल्वर यानी जो पापुआ न्यू गिनी के अजनील मोहम्मद है वो क्या जीते हैं दोस्तों, सिल्वर जीते हैं, ठीक ठीक। संकेत स्नैच में पहले प्रयास में 107 केजी उठाए थे। संकेत जी की बात करें तो पहले प्रयास में 107 केजी उठाए थे। दूसरे प्रयास में आप बता दूं दोस्तों 111 केजी, और तीसरे प्रयास में 113 केजी उठाए थे। वहीं इनका क्लीन एंड जर्क की बात करें तो दोस्तों क्लीन एंड जर्क में पहले प्रयास में 135 केजी, दूसरे और तीसरे प्रयास में ये विफल रहे थे, मतलब सफल नहीं हो पाए थे, फेल हो गए थे। ऐसे में कुल मिलाकर वो 248 केजी के साथ दूसरे स्थान पर रहते। टोटल ये 248 केजी उठाए थे और दूसरे स्थान पर रहते हैं। वहीं मलेशिया के वेट लिफ्टर ने कुल मिलाकर 249 केजी का वेट उठाया था, और सिर्फ 1 केजी के अंतर से संकेत जी को से आगे निकल गए, यानी वो 1 केजी वेट लिफ्टिंग के मामले में 1 केजी से जीत गए, ठीक है। 1 केजी वेट लिफ्टिंग ज़्यादा उठाए संकेत जी से, तो वो जीत गए, गोल्ड मेडल विनर थे। वहीं दूसरी ओर की बात करें तो जो गुरुराज जी थे वो स्नैच में अधिकतम 118 केजी उठाए थे, और क्लीन एंड जर्क में 151 केजी का वेट उठाया था, ठीक है फ्रेंड। उन्होंने कुल मिलाकर 269 केजी का वेट उठाया था और ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया। वहीं अजनील मोहम्मद जी जो थे वो 285 केजी का टोटल उठाए थे। वहीं पापुआ न्यू गिनी के मोरिया बारू हैं वो 273 केजी उठाकर दूसरे स्थान पर थे, यानी सिल्वर मेडल जीते थे, ठीक है फ्रेंड। तो टेबल टेनिस में भारत की बात करें तो टेबल टेनिस में जो न्यूज़ है दोस्तों आज की, तो आज तक बॉक्सिंग में जो बॉक्सिंग की बात कर लेते हैं दोस्तों, तो बॉक्सिंग में जो हसमुद्दीन हैं उन्होंने आसानी से टॉप 16 में एंट्री मार लिया, जो भारत के हैं, ठीक है फ्रेंड, बॉक्सिंग में, ठीक। वहीं बात कर लें तो टेबल टेनिस में भारत ने गुना को 3-0 से हराया है, ठीक फ्रेंड, अपने ग्रुप 2 के मैच में। वहीं पहले मैच की बात करें तो पहला मैच श्रीजा अकुला और रीता टेनिसन की जोड़ी ने नताली की कमिंग्स और चेलेसिया को जोड़ी को 11-5, 11-7 और 11-9 से हराया, ठीक है फ्रेंड। वहीं दूसरे मैच में स्टार पैडलर मणिका बत्रा ने टी थॉमस को 11-1, 11-3 और 11-3 से पराजित किया। इसी के साथ टीम इंडिया 2-0 के साथ बढ़त भी मिली है। तीसरे मैच में बात करें तो दूसरे सिंगल्स में रीत टेनेसिया ने चेलेसिया के 11-7 और चेलेसिया को 11-7 और 14-12 और 13-11 से हराया। बात कर लेते हैं तो बैडमिंटन में भारत ने श्रीलंका को 5-0 से हराया, ठीक है फ्रेंड, यानी बैडमिंटन भारत ने श्रीलंका को
5-0 से हराया। लॉन बॉल की बात कर ले दोस्तों तो भारत ने माल्टा को, जो भारत और माल्टा का मैच था लॉन बॉल में, वो टाई हो गया। बात कर लेते हैं ये दोस्तों बर्मिंघम में पुजारी जी का धमाल, तो इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। ये है पुजारी जी के कुछ बातें हैं, उनके रिलेटेड कहानियाँ हैं दोस्तों। तो पुजारी जी ने जो वेट उठाया उसके बारे में मैंने बता दिया। उनके बारे में अगर पढ़ना होगा तो आप स्क्रीनशॉट इस पर्टिकुलर पेज का ले सकते हैं। आगे भी इनके बारे में है दोस्तों, इनके जन्म के बारे में, इनके बारे में है, तो आप लिख सकते हैं। जो जितना वेट उठाया इन्होंने उसके बारे में मैंने बता दिया है दोस्तों। तो अगर मैं ये बताऊंगा तो वीडियो ज़्यादा काफ़ी लंबी हो जाएगी दोस्तों, तो आप इसे पर्टिकुलर देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, आगे बात कर लें तो ऑस्ट्रेलिया जो है, ऑस्ट्रेलिया इस समय पॉइंट टेबल में जो मेडल टैली है उसमें टॉप पर चल रही है। उसने कुल 10 गोल्ड मेडल, 5 सिल्वर मेडल और 5 ब्रांज मेडल जीतकर 20 कुल मेडल जीत चुके हैं। वहीं न्यूजीलैंड सेकंड स्थान पर है, 5 गोल्ड मेडल, 4 दोस्तों सिल्वर मेडल और 1 ब्रॉन्ज मेडल के साथ, टोटल 10 मेडल के साथ वो दूसरे स्थान पर। टैली में अगर भारत की बात करें, भारत 7वें नंबर पर है दोस्तों। तो 1 भारत की गोल्ड मेडल है, 1 सिल्वर मेडल है और 1 ब्रॉन्ज मेडल है। टोटल मिलाकर भारत 3 मतलब कि मेडल जीत चुका है। ठीक है, टैली में भारत 7th पर है, फर्स्ट पर ऑस्ट्रेलिया, सेकंड पर न्यूजीलैंड, थर्ड पर इंग्लैंड, फोर्थ पर मलेशिया, फिफ्थ पर स्कॉटलैंड, सिक्स्थ कनाडा है। और बरमूडा की बात करें 8 पर, त्रिनाद और टोबैगो और युगांडा ये भी 8th पर है। ठीक है फ्रेंड, बात कर लें दोस्तों तो आज के दिन, जो आज का दिन होगा, आने वाला दिन, इस दिन हमारी जो मेडल है वो दाव पे लगी है। 10 मेडल स्विमिंग पर दाव पे लगी है, साइकिलिंग में 4 मेडल दाव पे लगी है दोस्तों, और जिम्नास्टिक में 1 मेडल की उम्मीद है। वहीं हम बात करें तो एथलेटिक में 4 मेडल दाव पर लगा है और वेट लिफ्टिंग में 4 मेडल दाव पर लगे हैं। ठीक, तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड, ओके बाय।